ओके ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 1। थोड़ी धीरे धीरे लेवल भी बढ़ाऊंगा मैं, ठीक है। सबसे पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं। तो आपको मान लो कोई रिलेशन आर दिया हुआ है, सब लोग ध्यान से पढ़ना प्लीज, है ना। वो किसी को कोई भी डाउट है तो प्लीज पूछना। रिलेशन आर इज गिवन है सच दैट, इस तरह से मान लो ए कॉमा बी, थोड़ा सा लाइट ले लेता हूँ, एक काम करता हूँ, ये सही है। एक रिलेशन आर दिया हुआ है आपको इस तरह से, ए कॉमा बी। ए कॉमा बी का मतलब है इनपुट ए है, आउटपुट बी है, मान लो, ठीक है। अब इसमें ये आपका रिलेशन आर है ए कॉमा बी, और ये इसमें क्या रिलेशन है, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी, where a and b belongs to r, a comma b belongs to r, सॉरी r नहीं, नेचुरल नंबर। a comma b belongs to नेचुरल नंबर, मतलब a और b जो है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग्स करते हैं। तो आपको चेक करना है कि क्या ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं है। चेक इफ इट इज रिफ्लेक्सिव और नॉट। सर है रिफ्लेक्सिव। ओके, चेक फॉर रिफ्लेक्सिव। यस सर होगा, रिफ्लेक्सिव होगा। यस सर रिफ्लेक्सिव होगा। तो आपका तरीका क्या होगा चेक करने का रिफ्लेक्सिव? सर रिफ्लेक्सिव में बी भी ए के इक्वल आ जाएगा ना, तो और a डिवाइडेड बाय a इज इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, तो रिफ्लेक्सिव होगा। यस हाँ, तो रिफ्लेक्सिव में मैंने आपको क्या सिखाया था कि भाई इनपुट और आउटपुट दोनों सेम हो, ऐसे एलिमेंट अगर उस सेट आर के अंदर आ रहे हैं, रिलेशन आर के अंदर आ रहे हैं, मतलब रिफ्लेक्सिव होगा। तो मुझे ये चेक करना है कि ए कोमा ए टाइप के जो पेयर हैं, ए कोमा ए टाइप के पेयर हैं, वो इसके अंदर आएंगे कि नहीं आएंगे, मुझे चेक करना है। तो इसको चेक कर लेते हैं। तो अब इसमें डेफिनेशन क्या बोला, ए कोमा बी के बारे में हमको क्या बोला कि ए कोमा बी क्या किस तरह से डिफाइन किया गया, ए डिवाइड्स बी, ए डिवाइड्स बी। तो ए कोमा ए का मतलब क्या हो जाएगा, ए डिवाइड्स ए। तो क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा? यस सर। कोई भी गिवन नंबर खुद को तो हमेशा डिवाइड करेगा ही से करेगा, मतलब ए कोमा ए वाले हर एलिमेंट होगा, मतलब 1,1, 2,2, 3,3 सारे तरह के एलिमेंट इस रिलेशन आर के अंदर होंगे। देयरफॉर इट इज ऑलवेज अ रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। क्या क्लियर है? यस यस सर। यस सर। क्या ये सिमेट्रिक होगा? नो सर। नो सर। नो सर। जरूरी नहीं है, है ना। तो किस मतलब ए कोमा बी, अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है तो जरूरी नहीं बी भी ए को डिवाइड करे। कोई भी एग्जांपल लेके समझ लो, जैसे मान लो 2,4 है ना, 2,4, तो 2 डिवाइड्स 4, 2 4 को डिवाइड कर रहा है, लेकिन 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, फ्रैक्शन में आएगा आंसर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो सिमेट्रिक नहीं होगा। क्लियर है सबको? यस सर। यस सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक और वेराइटी उसमें मैं कवर करता हूँ, देखते हैं अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन क्या है। अच्छा, आप घर पे प्रैक्टिस कैसे कर रहे हो? अभी स्कूल चालू है आपके? यस सर, बस यस यस सर। ठीक है, Yes, बाकी sir. सब्जेक्ट का भी हम होमवर्क टाइमली वगैरह कर रहे हो? ठीक है, ओके। तो अब है ना, जैसे 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 चीजें कवर होती जाए ना, तो आप साइड बाय साइड देखो, एनसीईआरटी अपने लेवल पे आपको करते जाना है। एनसीईआरटी का पोर्शन आपको खुद से ही करना है, उसके डाउट्स वगैरह आप क्लास में ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और मैंने आपको एक बुक और सजेस्ट करी थी, एग्जाम्पलर, तो हो सके तो उसका अनसॉल्व पोर्शन खरीद लेना, एक सस्ती ही आती है, और उसको भी साइड बाय साइड सॉल्व करना। वो बोर्ड्स के लिए भी काम आएगी और जेई पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट है, तीनों सब्जेक्ट के लिए। सर एनसीईआरटी तो कर रहे हैं सारे क्वेश्चंस उसके। हाँ, एनसीईआरटी भी, और एग्जाम्पलर जब जब भी टाइम मिले, सैटरडे संडे किसी दिन छुट्टी आ गई, थोड़े बहुत एग्जाम्पलर आपके रहेगा। अभी नहीं, जैसे मान लो चैप्टर खत्म होते उसके बाद, ठीक है। और थोड़ा बहुत मैंने जैसे आपको कहा था, थोड़ा बहुत टारगेट अपना 11th का भी रखो कि आप डेली क्योंकि बेसिस पे एटलीस्ट 3-3, 4-4 क्वेश्चन ही एटलीस्ट ट्राई करो 11th के, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़े बहुत 11th के क्वेश्चन भी कवर करते जाना, ठीक है। ओके, तो बाकी अपन मैथ्स का डाउट डिस्कशन ग्रुप भी बहुत जल्दी बना लेंगे, उसमें आप फिर अपने 11th के डाउट्स भी पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए चलिए, एनसीईआरटी का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, उसको मैं लेता हूँ। तो देखो ध्यान से, इस तरह से एनसीईआरटी का क्वेश्चन था कि लेट टी डिनोट्स द सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल इन अ प्लेन। टी मतलब जितने भी पॉसिबल ट्राइंगल है उन सबको मैं टी से डिनोट कर रहा हूँ। और कोई रिलेशन आर है, वो इस तरह से डिफाइंड है, रिलेशन आर इज डिफाइंड एज T1, T2। तो मुझे कौन कौन से T1, T2 लेने, such that T1 is congruent to T2, T1 is congruent to T2। तो इस रिलेशन R के अंदर कौन कौन से पेयर आएंगे,
T1 कोमा T2 वेयर T1 एंड T2 में क्या रिलेशन है? T1 जो है T2 का क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। T1 और T2 क्या है? कॉन्ग्रुएंट। T मतलब क्या है? सेट ऑफ ऑल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन। किसी भी प्लेन में हम जो जो पॉसिबल ट्राइंगल बना सकते हैं वो, ठीक है। और रिलेशन आर कैसे डिफाइन किया गया? T1 कोमा T2 वेयर T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। अब मुझे चेक करके आप आराम से शांति से चेक करो, तीनों के लिए चेक करो, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अभी कोई बोलना मत, इससे चेक करो, देखो आंसर क्या आ रहा है। सर ये तीनों का होगा। तीनों होगा, ठीक है। आपने कर रखा है? यस सर, तीनों होंगे। यस तीनों होगा सर। बैलेंस सर रिलेशन ये इक्विवेलेंस रिलेशन है। ओके, वेरी गुड। अगर आता, बाकी लोग जिसने नहीं ट्राई करा फटाफट ट्राई कर लो, फिर हम समझ लेते हैं। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव तीनों के लिए आपको चेक करना है। और जिसको आता है वो एक बार खुद से वापस देख लो, क्या प्रॉपर्ली इसको जस्टिफाई कर पा रहे हो। तो हमको गिवन कंडीशन क्या? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। T1 T2 कौन से लेना? T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2। तो रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव का मतलब क्या होता है कि इनपुट और आउटपुट सेम हो जाए। तो अगर मैं दोनों इनपुट आउटपुट सेम रख लूं, चेक करता हूं कि T1 T1 क्या रिलेशन के अंदर आएगा कि नहीं आएगा। T1 T1 रिलेशन अंदर आएगा कि नहीं आएगा। अच्छा, अगर मान लो दोनों ही ट्राइंगल सेम ले लिए तो वो तो हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे। यस सर। T1 Yes. यस सर। दो ट्राइंगल अगर सेम है तो हमेशा ही क्या होंगे? कॉन्ग्रुएंट। मतलब T1 T1 के तो सारे पेयर रहेंगे, तो यस ये ट्रांजिटिव रिफ्लेक्सिव तो हो जाएगा। इसमें किसी को डाउट हो तो पूछो पहले, रिफ्लेक्सिव में किसी को डाउट हो तो। एनीवन? नो सर। ठीक है। सिमेट्रिक, सिमेट्रिक का मतलब कैसे चेक करते हैं अपन? कि अगर T1 T2 आ रहा है, अगर ये ट्रू है, इसका मतलब अपन ने क्या मान लिया कि T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू T2, ये अपन ने मान लिया है। तो अपन को चेक क्या करना है कि T2 T1 इसके अंदर है कि नहीं। T1 भी एग्जिस्ट करता है या नहीं रिलेशन में। हाँ, ये चेक करना है कि T2 T1 ट्रू है कि नहीं है। अगर T1 T2 के कॉन्ग्रुएंट है तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा? यस यस सर। हाँ, अगर T1 T2 का कॉन्ग्रुएंट मतलब T2 भी T1 के कॉन्ग्रुएंट होगा। T2 T1 कॉन्ग्रुएंट मतलब ये T1 T2 T1 भी इसके अंदर आ रहा होगा। तो यस इट इज सिमेट्रिक। क्या ये भी समझ में आया? यस सर। यस सर। पक्का आगे सबको? ठीक है। अब ट्रांजिटिव, एक सेकंड में चैट बॉक्स भी ओपन कर लेते हैं, इनकेस किसी को डाउट आए तो चैट बॉक्स में लिख देना, और नहीं तो अनम्यूट करके पूछ लेना। ट्रांजिटिव के लिए हमने क्या सीखा था कि दो गिवन कंडीशन होती है। क्या गिवन कंडीशन है कि T1 और T2 लाई कर रहे हैं और T2 और T3 भी इसके अंदर आ रहा है। मुझे ये चेक करना है कि T1 और T3 है कि नहीं है। T1 और T2 तो है ही सही, और T2 और T3 भी है। मुझे चेक करना यस T1 सर, तो होगा ही। होगा, देख लेते हैं। तो मैंने क्या समझाया यहाँ पे, देखो T1 T2 और T3। तो T1 जो है ट्राइंगल T1 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल T2। कॉन्ग्रुएंट मतलब एक दूसरे पे ओवरलैप करेंगे, एक एग्जैक्टली सेम। Yes. और सेकंड कंडीशन हमको क्या गिवन है, जो T2 और T3 के कॉन्ग्रुएंट है। मतलब अगर T1 और T2 को एक दूसरे पर रख सकते हैं, T2 और T3 को भी एक दूसरे पर रख सकते हैं। मतलब यहाँ से मैं क्या बोल दूंगा, T1 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू T3। Yes. मतलब T1 T3 भी इसके अंदर आएगा। मतलब यस इट इज अ ट्रांजिटिव ऑल्सो। मतलब ये कैसा हो जाएगा? इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस रिलेशन। कैसा हो जाएगा? इक्विवेलेंस। मतलब ये एक तरह का इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, तो इस तरह के भी क्वेश्चन आएंगे तो आप कर सकते हो, राइट? आपसे कर सकते हो ना? यस सर। ओके ग्रेट। ठीक है, तो इस तरह के कभी कभी क्वेश्चन अगर आते हैं तो इस पे सोचने का तरीका ये होगा, तो इस पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। इसके अलावा भी फिर फंक्शन में आपको डोमेन रेंज तो मैं पढ़ाऊंगा, इसे जब मैं फंक्शन को पढ़ाऊंगा उसमें अपन डिटेल में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। हाँ बोलो, कोई कुछ कह रहा था? ठीक है, क्लियर है ना? तो आपने एनसीईआरटी देखी थी क्या इसकी एक बार घर पे? सर यस कर सर। रखी है, स्कूल में हो गया ना ये चैप्टर। अच्छा था, लेकिन कुछ कुछ बच्चों का तो नहीं हुआ है ना शायद। नहीं सर, अभी नहीं हुआ। ठीक है ठीक है, चलिए। तो इसी में मैं थोड़ी और वैरायटी आपको कराता हूँ, देखते हैं आप कितना कर पाते हो। ठीक है, 1 मिनट सर, नोट कर रहे हैं। नोट कर रहे हो? जल्दी कर लो। क्या मैं इसकी पीडीएफ भेजूंगा इसे। अब मैं आपको थोड़ा जेई रिलेटेड क्वेश्चन भी आज इसमें कवर करा दूंगा, ठीक है? कि जेई में कैसे क्वेश्चन इसमें अभी पूछेंगे, थोड़े बहुत क्वेश्चन ट्राई करा दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा। बड़े आगे। सर रिलेशंस में सिर्फ इतना ही है? हाँ, रिलेशन में मेजर इतना ही है, इसी पे क्वेश्चन आता है जेई में, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे।
आपको जेई के अगर पास्ट ईयर क्वेश्चन में आपको दिखाऊंगा तो उसमें रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव पे ही क्वेश्चन आता है। बस प्रॉब्लम क्या है, वो थोड़ा बहुत मतलब उसको क्वेश्चन को घुमा अच्छे से देते हैं या फिर उसमें थोड़ा सा मैनिपुलेशन अच्छे से कर देते हैं, तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा। क्लियर है? अभी आपको मैं दिखाऊंगा जेई ने कैसे क्वेश्चन पूछे गए। इस साल 2021 का भी 2023 का भी क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा कैसा क्वेश्चन आया था। ठीक है, बाकी मेन कॉन्सेप्ट इतना ही है, लेकिन फिर भी इस पे क्वेश्चन आते हैं। बढ़े आगे। यस सर। Yes, चलो sir. एक सेट दिया हुआ है आपके पास ए। एक और क्वेश्चन बनाता हूं मैं आपको, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है। एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 3 6, सब लोग ट्राई करना इसको प्लीज, 3 6 9 और 12। ठीक है, एक सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 3 6 9 और 12, और इस सेट के हिसाब से एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया ऑन द सेट ए। उस रिलेशन के अंदर कुछ एलिमेंट्स आ रहे हैं, उस एलिमेंट की मैं वैल्यू लिख रहा हूँ। एक आ रहा है 3,3, 6,6, एक आ रहा है 9,9, फिर आ रहा है 12,12, फिर आ रहा है 6,12, फिर आ रहा है 3,9, देन 3,12 एंड 3,6। तो आपको मुझे चेक करके बताना है कि रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव क्या होगा। सर रिफ्लेक्सिव तो है। रिफ्लेक्सिव। हाँ, बाकी के भी चेक करो। तो है। सर ट्रांजिटिव नहीं, सर मतलब सिमेट्रिक नहीं है ये। सिमेट्रिक नहीं है। ट्रांजिटिव नहीं है। रिफ्लेक्सिव तो हो गया। ये सर सिर्फ रिफ्लेक्ट सिमेट्रिक नहीं है। अच्छे से चेक करो। सिमेट्रिक नहीं है सर, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक क्यों? नहीं है। क्यों? Yes, sir, 3,12 नहीं है ना इसमें। हाँ ठीक है, 3,12 तो है, लेकिन 12,3 नहीं है, उसका उल्टा नहीं है। Yes, sir. और सर 3,9 है और 9,3 तो है ही नहीं। हाँ, तो सिमेट्रिक भी नहीं है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव चेक करो, अच्छे से चेक करना, सर हर पेयर के लिए चेक करना, नहीं है। जल्दबाजी मत करो, अच्छे से चेक करो। और अगर नहीं आ रहा है तो फिर आपको मुझे बताना पड़ेगा किस दो पेयर के लिए ट्रांजिटिव नहीं आ रहा है। सर है। आ रहा है ट्रांजिटिव, ठीक है, बाकी लोग भी सर चेक करो। रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव आ रहा है, सिमेट्रिक नहीं है। ओके, देखो ट्रांजिटिव आ रहा है ये। अब हर पेयर के लिए चेक करोगे ना तो ट्रांजिशन बन रहा है इसका। देखो फटाफट अगर चेक करना, 3,3 को 3,9 के साथ लेंगे तो 3,9 आ जाएगा, 3,12 के साथ लेंगे तो 3,12 आ जाएगा, 3,6 के साथ लेंगे तो 3,6। तो देखो इनके साथ तो हमेशा ही बनेगा। ठीक है, अब इस पे आ जाते हैं। 6,12, 6,12 को किसके साथ लोगे? कोई भी नहीं है। 12,12। हाँ 12,12 है, तो 12,12 के साथ लोगे तो 6,12 ये खुद ही आ जाएगा। 3,9, 3,9 के लिए कौन लोगे? 9,9, तो अगेन 3,9 ही आएगा, तो ये खुद ही है। ठीक है, इनके साथ लेंगे तो वो खुद ही बन जाएगा हमेशा, राइट। फिर 3,12 है, तो 3,12 को किसके साथ लोगे? 12,12। तो वापस 3,12 ही आएगा। और 3,6 है, तो 3,6 को 6,12 के साथ लोगे तो इनका आएगा 3,12, वो भी है। मतलब ये ट्रांजिटिव भी होगा, मतलब रिफ्लेक्सिव है और ट्रांजिटिव है। क्लियर है? यस सर। Yes, sir. ओके, आई थिंक आपको थोड़ा बहुत अभी समझ में आ गया होगा। आ गया समझ में? यस सर, क्लियर। Yes, sir, आ गया। चलो, सर सिमेट्रिक भी तो होगा। सिमेट्रिक देखो यहाँ पे 6,12 है, लेकिन 12,6 इसके अंदर नहीं है, इसका उल्टा नहीं है। हर एलिमेंट का उल्टा होना जरूरी है। 6,12 का रेसिप्रोकल 12,6 है क्या? इसके अंदर नहीं है। 3,9 का भी उल्टा 9,3 भी नहीं है, फिर ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है क्या? ओके। हाँ, और किसी को भी डाउट हो तो प्लीज पूछ लेना। नहीं सर, चलिए। क्लियर है। ठीक है, चलिए अब जेई का एक क्वेश्चन कराता हूं मैं आपको। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, जेई का 2020 में आया हुआ। ठीक है, देखो ध्यान से। बोले R1 और R2 भी टू रिलेशन सच दैट, दो रिलेशन है R1 और R2। R1 इस तरह से है, A, B। ठीक है, या फिर कोई इसको, इसमें पर थोड़ा सा फंक्शन का भी यूज हो जाएगा। फंक्शंस तो अभी आपका बाकी है, इसको फिर अपन बाद में लेते हैं।
सर वैसे अब 2 बार बोर्ड होंगे क्या इस साल? ऐसा कुछ आया क्या नोटिस? यस सर, स्कूल मतलब बता रहे हैं कई लोग। 2 बार बोर्ड होंगे मतलब? जैसे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का अलग अलग। अच्छा, टर्म वाइज। हाँ ठीक है, हो सकता है एक्चुअली स्कूल का मुझे ध्यान नहीं है, आपकी स्कूल में हो सकता है, आप एक बार वापस और टीचर से कंफर्म कर लेना। सर, तो सीबीएसई कंडक्ट करेगी ना? हाँ, कंडक्ट तो सीबीएसई करेगी, तो हो सकता है वो 2 पार्ट में करे, पहले भी एक बार किया था इन लोगों ने, हाँ, टर्म 1 10th और में तो टर्म 2। जब करवाया था। हाँ, टर्म 1 और टर्म 2, तो उसमें आपका सिलेबस थोड़ा बढ़ जाता है। सर स्कूल में बस टर्म वन मिड टर्म लेंगे ऐसे ही, लेकिन फाइनल तो बाहर ही होगा, ऐसा है। अच्छा, ठीक है, एक बार ट्राई करना। सर ये बताना क्या है? हाँ, मैं बता रहा हूँ। ये आपका क्वेश्चन है, आपको वही बताना है कि R1 और R2 ट्रांजिटिव है कि नहीं है। ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है, दोनों के लिए। R1 और R2 का ट्रांजिटिव चेक करना है। ऑप्शन ऐसे दिए हुए थे, R1 R2 दोनों ट्रांजिटिव है, R1 ट्रांजिटिव, R2 नॉट ट्रांजिटिव, R2 ट्रांजिटिव है पर R1 नॉट ट्रांजिटिव, दोनों ही ट्रांजिटिव नहीं है। मतलब बेसिकली सिर्फ ट्रांजिटिव के लिए चेक करना है आपको, और कुछ भी नहीं। चेक फॉर ट्रांजिटिव। 4 ऑप्शन इसी तरह से गिवन है। where Q is the set of all rational सर numbers। R1 ट्रांजिटिव तो होगा। ठीक है, चेक करो, वापस से रीचेक करो। थोड़ा सा ये इस टफ लेवल का क्वेश्चन, मतलब अच्छे लेवल का क्वेश्चन था। R1 मतलब क्या बोला गया इसमें कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होना चाहिए? क्यू मतलब रैशनल नंबर। रैशनल नंबर। किस तरह से डिफाइन किया, ये आपका डेफिनेशन है प्रॉपर, कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर। R1 जो डिफाइन है इज अ रैशनल नंबर एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज नॉट अ रैशनल नंबर। तो दोनों आपको R1 R2 के लिए अच्छे से सोचना है और चेक करना है क्या ये ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। सर R1 नहीं होगा। R1 नहीं होगा, ठीक है, देखते हैं। बाकी लोग भी ट्राई करो, कोई दिक्कत नहीं है, कोशिश करो एक बार खुद से। और सर R2 होगा। R2 आ रहा है, ठीक है, वापस से रीचेक करो। सब लोग रीचेक करो अपना अपना आंसर, जो जो भी आ रहा है ट्राई करो एक बार अच्छे से बच्चों। सर दोनों ही ट्रांजिटिव आ रहे हैं। देखते हैं। यस सर, मेरे भी दोनों ट्रांजिटिव आ रहे हैं। हर केस में ट्रू होना चाहिए, ध्यान रखना। ऐसा नहीं कि कुछ कुछ ही केस में के, इट शुड बी ट्रू फॉर ऑल केस, ध्यान रखना। सर ए और बी रैशनल रियल नंबर से बिलोंग करते हैं ना? हाँ, ऑफ कोर्स रियली लेंगे, कुछ भी नहीं दिया। ठीक है, करे ट्राई। हेलो, आप सबने कर लिया ट्राई? यस सर। ठीक है, अब देखो, चलो समझो ध्यान से, सिखाता हूँ मैं। देखो,
हमको ट्रांजिटिव के लिए चेक करना था R1 और R2 के लिए, और किस तरह से डिफाइन था? R1 हमको डिफाइन था कि R1 इज डिफाइंड एज इनपुट a, b सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर, बिलोंग्स टू Q मतलब रैशनल नंबर। तो ट्रांजिटिव के लिए हम क्या बोलते हैं कि अगर मान लो a, b और b, c है, तो हमको चेक करना है कि a, c होगा कि नहीं होगा। हमको क्या चेक करना है? a, c होगा कि नहीं होगा। मतलब यहाँ पे दो इक्वेशन गिवन है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रैशनल नंबर है और बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी क्या है? रैशनल नंबर। और मुझे चेक करना क्या है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये रैशनल नंबर होगा या नहीं होगा। अगर ये रैशनल नंबर होगा, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा? ट्रांजिटिव। अगर ये रैशनल नंबर नहीं है, नॉट ऑलवेज ट्रू है, तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्या ये समझ में आया यहाँ तक? ये बताओ यस एवरीवन। यस सर। क्वेश्चन में निकालना क्या है वो समझ में आया? ये गिवन कंडीशन है रेड वाली दोनों, और ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर के बारे में प्रिडिक्ट करना है कि ये रैशनल नंबर होगा कि नहीं होगा। ठीक है, चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तो मैं क्या कर रहा हूं, मुझे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्रिएट करना है इन दोनों इक्वेशन से, मतलब कहीं ना कहीं ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर आना चाहिए। अब इन दोनों इक्वेशन से ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अगर क्रिएट करना है, तो एक तो मुझे क्या करना पड़ेगा? ऐड ही करना पड़ेगा। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं ऐड कर दूं, तो मेरे पास क्या टर्म्स क्रिएट हो जाएगी? ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अच्छा, अगर मान लो इक्वेशन नंबर 1 रैशनल है, ये भी रैशनल है, तो रैशनल प्लस रैशनल क्या है? ये भी रैशनल होगा, यस यस सर। है ना? दो रैशनल नंबर का एडिशन भी रैशनल नंबर होगा। मतलब यहां से मैंने क्या देखा कि ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर तो एक रैशनल नंबर है, एक क्या है? रैशनल नंबर। क्या ये समझ में आया? यस सर। अब मुझे सर ये वो आपको predict समझा करना, दो, समझ लीजिए। हाँ वापस समझा देता हूँ। ठीक है, ध्यान से देखो। सबसे पहले R1 रिलेशन के बारे में हमको क्या गिवन था कि ये बोला था कि R1 रिलेशन इस तरह से डिफाइंड है, a, b such that a square plus b square belongs to a rational number, Q मतलब रैशनल नंबर। तो मुझे ये चेक करना था ये ट्रांजिटिव है कि नहीं है। तो मैंने क्या माना? ट्रांजिटिव में हम क्या मानते हैं कि अगर मान लो a, b आ रहा है और b, c आ रहा है, तो मुझे चेक करना है a, c आएगा कि नहीं आएगा। तो a, b और b, c आ रहा है, इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रैशनल नंबर होगा, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी क्या होगा? रैशनल नंबर। ये तो ट्रू हो गया कि भाई ये दोनों गिवन कंडीशन है कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एक रैशनल है, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी क्या एक रैशनल नंबर है। मुझे क्या चेक करना है कि क्या ये भी रैशनल होगा कि नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने सबसे पहले इन दोनों को ऐड कर दिया। क्या कर दिया? ऐड कर दिया। मुझे किसके बारे में चेक करना है कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर रैशनल होगा कि नहीं होगा। तो अगर ऐड कर देंगे तो ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, इन दोनों का एडिशन, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 का एडिशन भी क्या है? रैशनल ही आएगा, क्योंकि एलएचएस आरएचएस में दोनों रैशनल है, रैशनल प्लस रैशनल का एडिशन भी क्या है? रैशनल आएगा। ये स्टेप थी। क्या समझ में? यस सर। यस ठीक है, जिसने डाउट पूछा उसको आ गया समझ में? ठीक है ना? नहीं समझ में आया तो वापस पूछ लेना। अब यहां से मुझे पता करना है कि भाई ये तो रैशनल नंबर है, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर भी रैशनल होगा या नहीं बोल सकता हमेशा? ये आपको सोचना है कि ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ये तो रैशनल है। रैशनल मतलब क्या होता है? रैशनल नंबर मतलब जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। ठीक है, रैशनल नंबर मतलब ऐसे नंबर जिनको हम पी बाई क्यू के फॉर्मेट में लिख सकते हैं। सर तो हाँ बोलो। सर, अगर हमें सेकंड वाला पार्ट एग्जांपल लेके करें तो भी तो हो जाएगा। हाँ एग्जाम्पल, लेकिन फिर वो एग्जाम्पल में आप एक पर्टिकुलर केस लोगे ना। यस सर। लेकिन मुझे तो एक जनरलाइज बताना है कि भाई हमेशा सब वैल्यू के लिए ट्रू है कि नहीं है, हमेशा Yes. सब वैल्यू के लिए ट्रू है कि नहीं है, ये जनरलाइज बताना है। आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक। तो बताओ बच्चों कैसे इसको प्रिडिक्ट करोगे? सर, रियल नंबर का सर कह स्क्वायर सकते करेंगे हैं। तो वो एक रैशनल नंबर तो आ ही जाएगा ना। हाँ रियल नंबर नहीं, क्या कह रहे हो वापस बोलो। सर, अगर हम किसी रियल नंबर का स्क्वायर करेंगे तो वो एक रैशनल नंबर तो आ जाएगा। क्या ये ऑलवेज ट्रू है? सब नहीं लोग सर, क्यूब रूट के केस में ट्रू नहीं है ये। नहीं, क्यूब रूट के केस में भी ट्रू नहीं हो। जैसे मान लो अगर मैंने कोई नंबर ले लिया 2 प्लस रूट 3, ये रियल नंबर है, इसका Yes, स्क्वायर sir. करेंगे तो क्या रैशनल आएगा? नहीं सर। नहीं आएगा, है ना? हाँ अच्छा क्वेश्चन था, लेकिन इसको आपका सॉल्यूशन आपको मतलब समझना है कि इट इज नॉट ऑलवेज ट्रू कि स्क्वायर करने पे रैशनल ही है। ओके सर। हाँ हाँ, और सोचो। सर R2 का वापस बता दीजिए। R2 मतलब नहीं, पहले R1 तो सोचे अपन, R1 तो भी R2 पे सोचते हैं।
R2 मतलब कौन सा पूछ रहे हो, ये वाला? ये रैशनल से बिलोंग क्यों नहीं कर रहा सर ये R2 वाला? ये क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये क्वेश्चन की कंडीशन है, ये क्वेश्चन में बोला हुआ है R1 ये है और R2 ये है। ये क्वेश्चन दो अलग अलग रिलेशन है। R1 में बोला है कि R1 किस तरह से डिफाइन किया गया कि दो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू ये, मतलब बेसिकली यहाँ पे a कोमा b बिलोंग्स टू ये, ऐसा है, such that a square plus b square is a rational number and यहाँ पे a square plus b square is not a rational number। दोनों इंडिविजुअल R1 R2 को मुझे चेक करना है कि ट्रांजिटिव है कि नहीं, ठीक है। बस मुझे आपको यहाँ पे ये प्रिडिक्ट करके बताना क्या ये ऑलवेज ट्रू होगा या फिर किसी केस में नॉट ट्रू भी हो सकता है कि a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो रेशनल आ रहा है, लेकिन क्या a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी रेशनल आएगा? सर हमेशा नहीं आएगा, कुछ हाँ। केसेस में नहीं भी आ सकता है। वही, जैसे यहाँ पे देखो, अगर हम a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर की मैं बात करूँ तो वो क्या हो जाएगा, बिलोंग्स टू q माइनस 2b स्क्वायर टाइप, कोई ना कोई रैशनल नंबर में से 2b स्क्वायर सब्सट्रैक्ट हो रहा है। अब ये जो 2b स्क्वायर है ये इस बात पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पे कोई इरेशनल नंबर बच रहा है कि नहीं बच रहा है। अगर मान लो किसी केस में इरेशनल नंबर बच गया तो इस केस में ये रेशनल नहीं होगा। अच्छा, यहाँ पे एडिशन करके रेशनल नंबर आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं हो सकता है दोनों में जो सेम टाइप की क्वांटिटी क्या हो रही होगी, कैंसिल आउट हो रही होगी, ठीक है। आ रहा है समझ? इस तरह से लॉजिक आपको लगाना पड़ेगा सेम। सर हाँ बोलो। सर अगर इस केस में अगर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रैशनल है तो कहीं ना कहीं सर a स्क्वायर b स्क्वायर दो रैशनल नंबर्स का सम रैशनल नंबर होगा ना, तो कहीं ना कहीं b स्क्वायर भी तो रैशनल नंबर ही होगा, तो रैशनल माइनस रैशनल एक अच्छा, रैशनल ठीक भी है। आएगा। अच्छा, ये एक बच्चे ने बोला है, चलो इसके बारे में अपन सोचते हैं कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज अ रैशनल नंबर, ये हमको दिया हुआ है, तो क्या a और b दोनों को रैशनल होना जरूरी है? नहीं सर, मैं कह रहा हूँ a स्क्वायर और b स्क्वायर रैशनल होंगे। ठीक है, a स्क्वायर और b स्क्वायर, अच्छा यूं कह रहे हो आप, क्या a स्क्वायर और b स्क्वायर को भी रैशनल होना जरूरी है? यस सर, होने चाहिए। अच्छा चलो मैं आपको एग्जांपल देता हूं कि मान लो, अच्छा ऐसे पहले नॉर्मल सोचते हैं कि दो नंबर का एडिशन, सुनो ध्यान से, दो नंबर का एडिशन रैशनल आ रहा है, तो क्या दोनों नंबर को रैशनल होना जरूरी है? नो सर। ठीक है, दो नंबर का एडिशन अगर रैशनल आ रहा है कि दोनों का रैशनल होना जरूरी नहीं है, जरूरी है ना। समझ लो कैसे, a को मैंने मान लिया 2 प्लस रूट 3 और b को मान लिया मैंने 5 माइनस रूट 3, दोनों इरेशनल नंबर लेकिन फिर भी एडिशन क्या आ रहा है, रैशनल आ रहा है। आगे समझ में? यस सर, यस। हाँ, मतलब दो नंबर का एडिशन अगर रैशनल आ रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, या तो दोनों के दोनों कैसे हो, इरेशनल, दोनों अगर इरेशनल हुए तो भी उनका एडिशन रैशनल आ सकता है किसी किसी केस में, दोनों रैशनल हुए तो तब तो रैशनल ही आएगा। क्या अगर एक इरेशनल दूसरा रैशनल होगा तो आएगा? नहीं सर, ये वाला केस कभी पॉसिबल नहीं है, ये वाला केस कभी भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। कि अगर एक इरेशनल होगा दूसरा रैशनल होगा, दोनों का एडिशन कभी भी रैशनल नहीं आ सकता, मतलब दो ही पॉसिबिलिटी है। अगर दो नंबर का एडिशन रैशनल आ रहा है, इसके मतलब दो ही पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों या तो इरेशनल नंबर हो या फिर दोनों कैसे हो, रैशनल नंबर, दोनों कैसे हो, रैशनल नंबर। क्या ये बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, या तो दोनों इरेशनल हो या फिर दोनों कैसे हो, रैशनल। अच्छा, दोनों अगर इरेशनल भी हुए तो उसमें भी कोई सिमिलैरिटी होगी क्या? यस सर, उनका जो इरेशनल वाला पार्ट होगा वो सेम होगा, बस साइन चेंज होंगे। हाँ। अच्छा, क्या इसमें और कुछ भी हो सकता है क्या इसके अलावा, कि ये हमेशा होगा कि इरेशनल पार्ट का साइन चेंज होगा, बाकी मैग्नीट्यूड सेम रहेगा? क्या ये बात ऑलवेज ट्रू होगी? अगर दो नंबर का एडिशन रैशनल आ रहा है, उसमें से भी अगर मान लो दोनों नंबर इरेशनल है तो उनका जो इरेशनल पार्ट है वो ऐसा होना चाहिए, बताओ। सर इरेशनल वाला पार्ट जो है वो कैंसिल आउट हो जाना चाहिए ना, वैसी कंडीशन में होना चाहिए। हाँ, इरेशनल वाला पार्ट उनका कैंसिल आउट होना चाहिए, और कैंसिल आउट कब होगा, जब एक पॉजिटिव होगा दूसरा नेगेटिव होगा, यस सर। ठीक है। हाँ चलो, चलो इसमें और आगे खेलते हैं, मतलब और आगे इसमें सोचते हैं। अब दूसरा पार्ट हमको बोला था कि मान लो एक और b प्लस सी भी रैशनल है, b प्लस सी भी क्या है, रैशनल। जैसे पिछली बार तो स्क्वायर था, यहाँ पे अपन मान लो b प्लस सी मान लेते हैं। अब b प्लस सी भी रैशनल है तो यहाँ पे भी एक पॉसिबिलिटी क्या आ सकती है, बताओ आप? सर दोनों इरेशनल हो या फिर दोनों रैशनल हो। हाँ, दोनों इरेशनल हो या फिर दोनों क्या हो, रैशनल। क्लियर है? यस सर। ठीक है। अच्छा, अगर b में मान लो माइनस का रूट 3 आ रहा है, b के अंदर क्या आ रहा है, माइनस का रूट 3 आ रहा है, अगर मान लो दोनों इरेशनल, तो c के अंदर प्लस का रूट 3 आना जरूरी है फिर? यस सर। तभी जाके कैंसिल आउट होगा।
यस सर। तभी जाके क्या होगा। अच्छा नीचे मैंने इरेशनल लिख दिया, या तो दोनों इरेशनल होंगे या तो दोनों क्या होंगे, रैशनल होंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अगर मान लो Yes, sir. ए बी सी तीनों इरेशनल हुए तो ए के अंदर +√3 अगर हुआ तो बी के अंदर -√3 होना चाहिए, और बी के अंदर अगर -√3 तो सी के अंदर +√3 होना चाहिए। क्या ये बात आपको समझ में आती है? यस सर। ठीक है। अब मुझे बताओ कि क्या ए प्लस सी, ए और सी को मैं ऐड करूं तो क्या ये नहीं रैशनल आएगा? सर, इरेशनल आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों का साइन क्या रहेगा, सेम आ जाएगा। दोनों का साइन क्या आ जाएगा, सेम। तो ये क्या आएगा, इर्रेशनल। ये क्या आ जाएगा, इर्रेशनल। क्लियर हो गया? अब Yes, समझ sir. में आ गया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन था, दिमाग लगवाया उन्होंने। तो ये ट्रांजिटिव नहीं होगा, क्या होगा? नहीं नहीं होगा, होगा। नहीं होगा ट्रांजिटिव। ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। नहीं होगा। अब R2 में दिमाग लगाओ। अब R2 में दिमाग लगाओ। ये रैशनल नहीं है, मतलब रैशनल नहीं है मतलब क्या होगा, इररेशनल होगा। a² + b² कैसा है, इररेशनल है। अब R2 के लिए चेक करो क्या वो ट्रांजिटिव होगा या नहीं होगा। सब लोग अब ट्राई करो। अच्छा किसी को R1 में डाउट हो तो पूछो, एनीवन। सर लास्ट वाला पार्ट एक बार रिपीट कर दीजिए। हाँ ठीक है, लास्ट वाला पार्ट रिपीट कर देता हूं। बाकी लोग R2 का चेक करो, लास्ट वाला पार्ट में रिपीट कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे मैं क्या समझा रहा था, स्क्वायर लो या फिर दो नंबर लो, तो एक ही बात है, स्क्वायर ले लो या फिर दो नंबर लो। ठीक है, यहाँ पे मैं ये समझा रहा था, वापिस समझ लो। जिसको डाउट है वापिस समझ लो, जिसको डाउट नहीं हो R2 के लिए चेक करो कि दो नंबर का अगर एडिशन एक रैशनल नंबर आ रहा है, क्या आ रहा है, रैशनल नंबर, तो इसके दो केस पॉसिबल है, केस 1 केस 2। दो नंबर का एडिशन अगर रैशनल आ रहा है तो दो केस पॉसिबल। एक केस क्या कि दोनों के दोनों रैशनल हो, तभी या फिर पॉसिबल। एक इरेशनल एक रैशनल हो। नहीं नहीं, या फिर दोनों इररेशनल हो। एक इररेशनल एक रैशनल होगा ही नहीं। सर फिर उनका समेशन इरेशनल ही तो आएगा। नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, पॉसिबल केस है, हमेशा ये ट्रू नहीं होगा। अच्छा ठीक सर, है? आप रैशनल के केसेस ले रहे हो, ठीक है। हाँ सर रैशनल। अगर जैसे एक रैशनल है दूसरा अरे मैं irrational R1 के लिए चेक कर रहा हूँ। R1 ऐसे के लिए तो मतलब उसी के लिए पूछ रहे हैं, मतलब कि तो तब तो हमेशा इरेशनल ही आएगा ना, अगर एक रैशनल है और दूसरा इरेशनल है तो। हाँ वो तो आएगा ही नहीं, वो तो मैंने मना ही कर दिया। दूसरा तीसरा केस आएगा ही नहीं कि जिसमें एक रैशनल इररेशनल हो। अगर एक रैशनल एक इररेशनल हो तो हमेशा क्या रहेगा, इररेशनल। रैशनल। ठीक है, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी हो, और यहाँ पे भी इस वाले में क्या पॉसिबिलिटी होगी, इस वाले में क्या पॉसिबिलिटी होगी कि अगर एक का रूट ए आ रहा है, एक नंबर में मान लो रूट ए या फिर रूट के कुछ आ रहा है, मान लो यहाँ पे इस तरह से कुछ है, इरेशनल नंबर कोई भी मान लो मैंने ले लिया, अल्फा प्लस रूट बीटा, तो दूसरा जो नंबर होगा उसमें माइनस रूट बीटा अंडर रूट बीटा होगा। आना जरूरी है, क्योंकि दोनों का एडिशन करने पे रूट रूट कट जाना चाहिए। ठीक है, यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस रूट बीटा आना चाहिए। तो मान लो ये आपका ए हो गया, ये आपका बी हो गया। ठीक है, अब सेम Yes. केस जब दूसरा हमने एक और बनाया था, कौन सा वाला, कि बी प्लस सी भी रैशनल है। बी प्लस सी भी क्या आ रहा है, रैशनल। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि इरेशनल पार्ट दोनों सेम होएगा, क्या पता उसमें कुछ हाँ तो और फिर, हो। हाँ फिर तो वो ये वाला केस ही नहीं बनेगा ना। हम इस केस के लिए बता रहे हैं कि दो का अगर एडिशन रैशनल आ रहा है तो उस केस में फिर इरेशनल पार्ट ऐसा होना चाहिए, तो अभी रैशनल बनेगा। इस केस का सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है? मैं क्या बोल रहा हूँ, अगर दो नंबर का एडिशन रैशनल है और उसमें अगर दोनों नंबर इरेशनल है, फिर उन इरेशनल नंबर को ऐसा ही होना पड़ेगा। इसके अलावा कुछ और हुए तो फिर वो इरेशनल नहीं बनेंगे, वो रैशनल नहीं बनेंगे। समझ में आ रहा है? ओके सर। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर दो नंबर का एडिशन रैशनल है तो उनका एक नॉर्मल केस तो क्या कि दोनों को रैशनल होना पड़ेगा, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि कुछ इरेशनल नंबर का भी सम रैशनल आ सकता है। कुछ हमेशा ट्रू नहीं होगा, कुछ इरेशनल नंबर का भी सम रैशनल आ सकता है, लेकिन वो कुछ नंबर कैसे होंगे जिसमें एक नंबर प्लस रूट भी होगा तो दूसरा नंबर माइनस रूट भी होगा, तभी जाके इन दोनों का एडिशन में रूट भी कटेगा और आपके पास नंबर कैसा आएगा, रैशनल। आया समझ में? आया Yes, समझ sir. में? ठीक है। यस सर। तो दूसरी कंडीशन हमने क्या मानी कि बी प्लस सी भी अगर रैशनल है, बी प्लस सी भी क्या है, रैशनल, तो अगेन इसका वही केस होगा कि या तो दोनों रैशनल नंबर हो या फिर दोनों इररेशनल हो। तो दोनों रैशनल हो तो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कोई दिक्कत ही नहीं। लेकिन अगर दोनों इररेशनल हुए तो अगेन वही चीज, दो इररेशनल नंबर का एडिशन रैशनल तभी आएगा जब एक में प्लस रूट भी हो दूसरे में माइनस रूट भी हो। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी बी के पास क्या है, माइनस रूट बी, बी Yes, के sir. पास क्या है, माइनस रूट बी है। तो जो सी होगा आपके पास, उसके पास कहीं ना कहीं प्लस रूट भी आ रहा होगा, रूट बीटा, तभी जाके कैंसिल होकर रैशनल आएगा। मतलब जो सी है
और ए है, उसमें रूट बीटा का साइन क्या है, सेम है, तो इन दोनों का एडिशन क्या आएगा, देखो अल्फा Irrational. रूट बीटा आ जाएगा। 2 रूट बीटा। तो ये कभी भी रैशनल होगा क्या, नहीं, ये क्या हो जाएगा, इररेशनल। ये क्या हो जाएगा, इररेशनल। मतलब अपन ने क्या बोल दिया कि ए कोमा बी और बी कोमा सी तो अगर मान लो आ रहा है, लेकिन ए कोमा सी इसमें नहीं आ रहा है, ए कोमा सी इसमें नहीं आ रहा है, इसलिए हमको क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। क्या बोलेंगे, नॉट ट्रांजिटिव। अब समझ में आ गया? Yes, sir. यस सर। ओके, वेरी गुड। चलो फटाफट उसके लिए चेक कर लेते हैं R2 के लिए। अब सब लोग मुझे बता देना जिन में क्या R2 transitive में क्या आ रहा है? सर आ रहा है? नहीं आ रहा है ट्रांजिटिव। नहीं आ रहा है, चलो चेक करके देख लेते हैं। तो R2 में हमको बोला गया था कि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज नॉट एन इररेशनल नंबर, सॉरी नॉट एन रेशनल नंबर। नॉट एन रेशनल मतलब क्या हो रहा होगा, इररेशनल हो रहा होगा। क्या आ रहा होगा, इररेशनल। तो अपन वापस बेसिक लॉजिक लगाते हैं, दो नंबर का एडिशन, ठीक है। तो x और y मान लेते हैं इस बार। तो लेट x और y, तो लेट x प्लस y इज एन इररेशनल नंबर। x और प्लस y को क्या मान लिया, इररेशनल। तो इररेशनल की क्या पॉसिबिलिटी है, Rational, irrational या तो irrational हो जाता है। सर दोनों irrational। या तो दोनों इररेशनल नंबर हो, या फिर एक रेशनल हो दूसरा कैसा हो, इररेशनल। ये दो ही पॉसिबिलिटी है। दोनों रेशनल हो गए तो तब तो कभी भी इररेशनल आएगा ही नहीं। यही दो ही पॉसिबिलिटी है, राइट। Yes, sir. यस अब देखो यहाँ पे तो बहुत सारी इनफाइनाइट पॉसिबिलिटी आ जाएगी। यहाँ पे अगर मान लो, मैंने जो सोचना है कि जब अगर मान लो एक रेशनल और दूसरा इररेशनल हुआ, ठीक है, तो इसको कुछ मान लेते हैं। जैसे मान लो x को कुछ मान लिया अपन ने, रेशनल मानना है ना, तो x को अपन ने a बोल दिया, या फिर कुछ भी बोल दो, x को x ही बोल दो चलो, और y को भी कुछ अज्यूम कर लो इररेशनल नंबर, तो c प्लस रूट डी बोल दिया। इन दोनों का एडिशन तो इररेशनल ही आएगा, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन हमको क्या गिवन है कि y प्लस जेड भी इररेशनल है। y प्लस जेड भी क्या है, इररेशनल। यहाँ पे भी वापस दो ही पॉसिबिलिटी है कि या तो दोनों इररेशनल होंगे या फिर एक रेशनल एक इररेशनल। दोनों इररेशनल होंगे या फिर एक रेशनल दूसरा इररेशनल। तो अगर मैंने y को क्या अज्यूम किया था, इररेशनल अज्यूम किया था, राइट। y को मैंने क्या अज्यूम किया था, इररेशनल। तो y जो मेरा था वो अगर इररेशनल है, ठीक है, तो z को रेशनल होना पड़ेगा इस वाले केस में। z को Yes, क्या होना sir. पड़ेगा, रेशनल। अब ये भी रेशनल और x भी रेशनल, तो क्या x प्लस जेड रेशनल आ सकता है, आ सकता है Yes, ना। sir. x प्लस जेड रेशनल आ सकता है, मतलब नॉट ऑलवेज ट्रू। तो मैं यहाँ क्या बोल सकता हूँ कि x कोमा जेड इररेशनल हमेशा ट्रू होगा क्या, नॉट ऑलवेज ट्रू। नॉट ऑलवेज। तो नॉट अगर हमेशा ट्रू होना चाहिए, अगर नॉट ऑलवेज ट्रू है तो ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा, ये भी ट्रांजिटिव नहीं होगा। अगर आपको चाहिए तो मैं एग्जांपल लेके दिखा देता हूँ। जैसे मान लो a स्क्वायर की वैल्यू अपन कुछ भी मान लो, जैसे 5 मान ली, और b स्क्वायर की वैल्यू क्या मान ली अपन ने, 2 प्लस रूट 3 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। और c स्क्वायर अपन ने मान लिया, क्या माने बताओ, 7। 2 माइनस रूट 3। 7 मान लो, कुछ भी मान लो, ठीक है। अब देखो, क्या a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इररेशनल है, Yes, sir. क्या b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर भी इररेशनल है, यस लेकिन क्या a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इररेशनल है, नो सर नहीं, नहीं। नो सर। Hence it is not always, ऐसा जरूरी हमेशा होगा क्या कि a स्क्वायर प्लस c ऑलवेज इररेशनल है, नहीं, तो इसलिए ट्रांजिटिव नहीं होगा। अब आगे समझ में यस सर, क्लियर। देखा, जेई का लेवल, मतलब ये हो सकता है आपको समझने में टाइम लगा, लेकिन अल्टीमेटली अगली बार जो आपके पास क्वेश्चन आते हैं इस तरह के, तो आप ऐसे क्वेश्चन एनकाउंटर कर सकते हो, कर लोगे ना। यस Yes, sir. चलो, ग्रेट ग्रेट, वेरी नाइस। यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलिए, अब मैं आपको एक ट्राई करता हूँ 2000 अभी जो लेटेस्ट में, अभी 2023 में, इस साल देख लेता हूँ कोई क्वेश्चन आया क्या इस पे, तो वो मैं आपको ट्राई करा था। अच्छा, आपको पता है हाइट इन डिस्टेंस जो आपने क्लास 10th में पढ़ा था, Yes, sir. यस सर, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री। हाँ, मतलब हाइट इन डिस्टेंस मतलब, या फिर इसका एक और नाम क्या है आपका, ये एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, तो वो आपका जेई में भी पता है आपको, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर। यस सर, पता है, लेकिन हाँ, तो चैप्टर नहीं है ना। हाँ, उससे भी क्वेश्चन आते हैं। तो इस साल जेई में उससे भी क्वेश्चन आया था कभी कभी, मतलब किसी किसी अटेम्प्ट में उससे भी क्वेश्चन पूछ लेता है। तो आप वो मतलब ध्यान रखना, वो ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन ही है, तो उसको भी कहीं ना कहीं जेई में एक बार पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा आपको जो मैंने सेट्स पढ़ाया था, उसको मेजर रोल एक और चैप्टर जो होता है मैथमेटिकल रीजनिंग करके। अब मैथमेटिकल रीजनिंग एक ऐसा चैप्टर जिसमें हर साल कोई ना कोई एक क्वेश्चन आता ही है मैथमेटिकल रीजनिंग से, ठीक है। तो उसमें पूरा सेट्स का बहुत अच्छे से यूज होता है,
ठीक है। तो अगर आपको सेट्स अच्छे से आता है ना, तो आपको उसका यूज, एक तो सेट्स का यूज आपका एक तो मैथमेटिकल रीजनिंग में भी होगा और दूसरा आपका प्रोबेबिलिटी में होगा। तो ये चीज ध्यान रखना थोड़ा, ठीक है। चलो 1 मिनट बस मैं सर इस चैप्टर में क्या है? किसमें? मैथमेटिकल रीजनिंग। वो रीजनिंग वाला चैप्टर मतलब बहुत बेसिक है कि मतलब उसमें अपन एक्चुअली ये आपने लॉजिक गेट्स वगैरह, ये आपने कभी सुने लॉजिक गेट्स वगैरह? यस सर, सुने एंड सर ऑल। कंप्यूटर साइंस में सुना है। हाँ कंप्यूटर Yes, साइंस, sir. उससे बस उसी से रिलेटेड मैथमेटिकल रीजनिंग का कुछ आता है पोर्शन, बहुत इजी होता है। और मतलब एक ऐसा चैप्टर है जो सबसे आसान भी और जिससे क्वेश्चन भी बहुत आसान आता है, और एक क्वेश्चन उसका अपन फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। इसलिए उस चैप्टर को अपन आराम से डिटेल में एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। मैथमेटिकल रीजनिंग हो गया, स्टैटिस्टिक्स एक और ऐसा चैप्टर है जिसमें से एक क्वेश्चन फिक्स आता है और वो थोड़ा इजी भी होता है, ठीक है। तो उस चैप्टर को भी हम अच्छे से पढ़ेंगे। हाँ बोलो, कुछ कह रहा था सर वो उसमें, लेकिन मैथमेटिकल रीजनिंग में मैम ने सेट्स से नहीं कराया था, ट्रूथ टेबल से ही कराया था जो कराया था। अच्छा ऐसा, यस सर। ठीक है। मैं आपको जब पढ़ूंगा तो सेट, अच्छा आपको पढ़ा दिया कि 11th में मैथमेटिकल रीजनिंग? यस सर, पढ़ाया था। अच्छा पढ़ा दिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं। सर देखो हमें नहीं पढ़ाया था क्योंकि सर हमें सिलेबस नहीं पढ़ाया नहीं था। था। ठीक है यस कोई बात नहीं। देखो मैथमेटिकल रीजनिंग और ट्रूथ, दो चीज होती है, ट्रूथ टेबल से करने का तरीका, दूसरा वेन डायग्राम से। वेन डायग्राम एक ऐसा टूल है जो क्वेश्चन को मतलब आपका 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर देगा। कभी कभी ट्रूथ टेबल बहुत लेंथी चल जाती है, लेकिन वेन डायग्राम बहुत छोटा, उसको सिंप्लीफाई करके जल्दी से सॉल्व करवा देता है, ठीक है। चलिए, तो अभी तक तो कोई दिखा नहीं मेरे को एक्चुअली। एक 11 अप्रैल का और मैं पेपर देख लेता हूँ कि अभी 11 अप्रैल को जो पेपर होता है उसमें कुछ आया कि क्वेश्चन। और कौन से 11 के टॉपिक है जो आपको अच्छे लगते हैं? सर कॉनिक सेक्शंस बेस्ट। अच्छा मुझे ये बताओ कि आप सब में ऐसा कौन सा कॉमन टॉपिक है जो आप सब ने अच्छे से पढ़ रखा है 11th का? सब कॉम्प्लेक्स नंबर। सब कॉनिक PhD भी पढ़ा था। कौन सा प्रोबेबिलिटी, कौन सा? सब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, फिर कोनिक भी बहुत अच्छे से पढ़ा था। ठीक है, तो फिर मैं सर आपको कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स नंबर, कोनिक सेक्शन और ये, ठीक है। तो मैं आपको है ना इसका 11 के आप कोशिश करूंगा जब जब भी मुझे टाइम मिलेगा इन टॉपिक्स में आपको 5-5 क्वेश्चन या कुछ सेट्स आपको, या फिर एक मॉड्यूल ही भेज दूंगा। तो आपका टारगेट रहेगा कि उसमें से आप डेली के 3-3 4-4 क्वेश्चन करते रहो, ताकि आप क्लास के एंड में कभी भी मुझसे डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। ठीक है चलिए 1 मिनट बच्चों में, बस मैं आपके लिए वही निकाल रहा था, जनवरी वाला मैं एक बार देख लेता हूँ। जनवरी वाले अटेम्प्ट में एक क्वेश्चन आया तो था, वो मैं आपको बता देता हूँ। जनवरी के अटेम्प्ट में सेट रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन, इस रिलेशन से एक क्वेश्चन आया था, बस वो मैं ढूंढ रहा हूँ, बस वो मिल जाएगा तो आपको एक आइडिया लग जाएगा इस चैप्टर से किस तरह की वैरायटी। बाकी आपका देखो थ्योरी इसमें कवर हो गई है, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम क्या कहते हैं इस चैप्टर वो पढ़ेंगे, फंक्शन से स्टार्ट कर देंगे। फंक्शन में भी खासकर डोमेन और रेंज। डोमेन और रेंज ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, और उसका अभी हर बार कोई एक क्वेश्चन आ ही रहा है, लेकिन थोड़ा सा उसमें टफनेस लेवल बहुत अच्छा बढ़ जाता है, इसलिए आपको डोमेन रेंज को भी अच्छे से करना होगा। आपने 11th में थोड़ा बहुत किया था क्या? यस सर, Yes, किया था। सर। ठीक है चलो मिल गया। एनसीईआरटी में तो उसके 2 ही क्वेश्चन थे डोमेन रेंज वाले। हाँ एनसीईआरटी में तो कुछ भी नहीं है, लेकिन जेई बहुत अच्छा लेवल पूछता है। चलिए मिल गया मेरे को एक क्वेश्चन, जेई इसी साल आपका 2023 जनवरी अटेम्प्ट। तो जेई 2023 जनवरी अटेम्प्ट में कौन सा क्वेश्चन पूछा गया था वो मैं आपको दिखा रहा हूँ, देखो ध्यान से। बोला गया था, ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को सब लोग, बहुत बढ़िया बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम देना, कोई दिक्कत नहीं है। बोला गया था रिलेशन आर ऑन अ सेट पी, एक रिलेशन आर डिफाइन किया गया किसी सेट पी पे, पी के अंदर एलिमेंट आपके आ रहे हैं ए बी सी डी, ठीक है। ये भी लेटेस्ट क्वेश्चन है। देखो आपको मैंने अभी ज्यादा कुछ पढ़ाया नहीं, मैंने सिर्फ थ्योरी पढ़ाई है आपको। अब देखो आप इसको अप्लाई कर पाते हो कि नहीं कर पाते, ठीक है। रिलेशन आर इज डिफाइंड ऑन दिस, और ये इस सेट पे, ये सेट गिवन है आपको, ये क्या गिवन है सेट, और रिलेशन आर क्या है वो, उसके अंदर एलिमेंट ये गिवन है आर के अंदर ए कोमा बी कोमा सी और सी कोमा डी, ये रिलेशन आर के अंदर है, ठीक है। अब आपको बोला गया है कि इसमें कितने मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए। ऐसा क्वेश्चन मैंने कराया था लास्ट क्लास में, याद है? यस सर, Yes, कराया था, sir. उसमें Yes, नंबर्स sir. थे। हाँ अब देखो वो तो मेरा वो पिछली बार के भी नोट्स वही थे जो आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, जो पिछली बार बच्चे आए थे उनको भी यही पढ़ाया, तो इस बार भी आपको यही पढ़ाया, और यही क्वेश्चन इस बार देखो जेई 2023 में आ गया कि वो ज्यादा वेरायटी करता भी नहीं है। अगर आप इतना भी सीखोगे ना तो आपके एक क्वेश्चन तो बन जाएगा, और एक क्वेश्चन अगर कर रहे हो मतलब बहुत, आपको पता है ना एक दो नंबर से भी रैंक कितनी ऊपर नीचे हो जाती है,
यस सर। ठीक है, हजारों रैंक ऊपर नीचे हो जाती है, इसलिए हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो आपको बताना कि मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर जो इसमें अपन ऐड करें ताकि ये इक्विवेलेंस बन जाए। आराम से सोच के एक ही आंसर देना, ऐसा नहीं कि अलग अलग आंसर दो, पूरा जो आपको सेटिस्फेक्शन हो जाए फिर आंसर देना। मैं आपको टाइम दे रहा हूँ, भले 5-10 मिनट ले लो इसके लिए, लेकिन अच्छे से सॉल्व करो। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट शुड बी एडेड। आपको कॉन्फिडेंस आ जाएगा अगर ऐसे क्वेश्चन आप कर लोगे ना, मतलब इस लेवल के क्वेश्चन, तो मतलब आपको ये वाला टॉपिक अच्छे से हो गया। मिनिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर दैट शुड बी एडेड टू मेक इट इक्विवेलेंस। करो ट्राई, जल्दबाजी मत करना, आराम से संतुष्टि से करना, पूरा फाइनल आंसर आ जाए फिर मुझे बताना। और जिसका भी आंसर आ जाए वो चैट बॉक्स में भी लिख सकता है। रिलेशन आर ऑन सेट पी सेट क्या है, ए बी सी डी, और उस पर रिलेशन आर जिसके अंदर 3 ही एलिमेंट है। इसमें और कितने अपन को ऐड करना पड़ेंगे मिनिमम नंबर, ताकि वो जो बने वो बन जाए इक्विवेलेंस। वो क्या बन जाए, इक्विवेलेंस। तो आराम से शांति से ट्राई करो। बहुत कम बच्चे बच गए, कितने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ठीक है, 10 ही थे ना। किसी को कुछ पूछना है क्या? पूछ लो, किसी को कुछ पूछना हो तो यहाँ पे। सर डन। ओके, एक बार क्रॉस चेक कर लो जिसका भी हो गया। मैं 2-3 मिनट और दे रहा हूँ, फिर हम डिस्कशन करेंगे। ये जो चैप्टर है आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फंक्शन, रिलेशन फंक्शन। इससे मतलब 2 से 3 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। जैसे एक बार इस बार ही अटेम्प्ट में 3 क्वेश्चन आ गए थे, एक रिलेशन से, एक फंक्शन, 2 फंक्शन से। ठीक है, एक अटेम्प्ट में। और फंक्शन ऐसा चैप्टर है जो किसी भी चैप्टर में मिक्स होके क्वेश्चन क्रिएट कर लेता है। ठीक है, इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ना, जितनी हो सकता है, खासकर फंक्शंस में। फंक्शन में जितनी जितनी प्रैक्टिस कर सको ना, उतना प्रैक्टिस करना। मैं आपको एक मॉड्यूल भी दूंगा, उस मॉड्यूल को भी आप ट्राई करते रहना, और अपन उसका डिस्कशन भी करेंगे। सर आ गया आंसर। आ गया, ठीक है।
ये बाकी लोग भी जल्दी से ट्राई कर लो, बस मैं एक यस मिनट सर, हो और, गया डन। हो गया ठीक है, 1 मिनट और वेट कर लेते हैं। सर हो गया। चैट बॉक्स में लिखो, फिर मैं बताता हूँ आपका आंसर सही आ रहा है गलत। सेवन, 10, 12, 13, 4 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, मतलब इसमें से सिर्फ एक ही कोई सही होगा, तो 15। सब लोग रीचेक करो, मतलब अच्छा क्वेश्चन था। सर मेरा 11 आ रहा है। करो रीचेक करो सब लोग वापिस से। देखा आपने जेई, मतलब खैर अपना स्टार्टिंग है, ऑफ कोर्स अपना अपन फर्स्ट टाइम ही पढ़ रहे हैं, लेकिन फिर भी इसी टाइप सेम था, कॉन्सेप्ट भी सेम था, लेकिन थोड़ा सा टफनेस लेवल बढ़ा दिया उसने। मिनिमम पूछा है बच्चों है ना, इसलिए सोच के समझ के देना आंसर। और एक और क्वेश्चन अभी मैं करूंगा आपको रिलेशन पे, जो अगेन 2000 इसी साल दूसरे अटेम्प्ट में, जनवरी में ही एक वो जो दूसरी शिफ्ट थी उसमें आया था। तो 2 क्वेश्चन मेरे नोट से आ गए थे, एक तो ये वाला क्वेश्चन, और जो अगला क्वेश्चन मैं करूंगा वो भी मेरे नोट्स में मैंने पिछले साल बच्चों को करवाया था, उसी वेराइटी का। एग्जैक्टली तो मैच करता ही नहीं कभी भी, लेकिन हाँ उसी वेराइटी के क्वेश्चन होते हैं। चलिए करें सॉल्व। यस सर। ठीक है, एक बार मैं वापिस चैट बॉक्स देख लेता हूँ क्या क्या आंसर दिए आपने। 15, 13, 10, 7, 11, ठीक है, तो अराउंड मतलब 11, 12, 13, 14, 15 ये सारे आंसर आ गए। देखते हैं इसमें से सही आंसर कौन सा हो। ठीक है, तो ध्यान समझना, एक एक करके अपन मिलके करेंगे। ठीक है, तो चलो आइए सॉल्व करते हैं। तो आर के अंदर जो आ रहे हैं पहले से उनको तो मैं लिख देता हूँ। ए कोमा बी पहले से ही है, बी कोमा सी है, फिर क्या है सी कोमा डी। अब एक एक करके सोचते हैं। सबसे पहले मुझे ये बता दो कि ये क्या नाम है इसका, सबसे पहला कौन सा होता है अपना रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव बनाने के लिए भैया क्या क्या चाहिएगा सर ए बी बी सी सी और डी डी। वेरी गुड, ए कोमा ए, बी कोमा बी, सी कोमा सी और डी कोमा डी। ये तो हमको क्लियर है, इसलिए मैंने जोर भी दिया था हर एलिमेंट का उसके साथ पेयर होना चाहिए। ये 4 का तो होना जरूरी है इसमें, यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नो सर। ठीक है, रिफ्लेक्सिव का काम हो गया। अब आते हैं सिमेट्रिक पे। इस पे आते हैं सिमेट्रिक। तो ए कोमा बी का उल्टा कौन होगा, बी कोमा ए। तो बी कोमा ए का आना जरूरी है। बी कोमा सी का उल्टा कौन होगा, सी कोमा बी। कोमा बी, और इसका उल्टा कौन होगा डी कोमा सी। क्या ये यहाँ तक क्लियर है? यस सर, क्लियर है। ये बहुत यस सर। मतलब इनके रेसिप्रोकल लिख दिए तो मतलब सिमेट्रिक का भी काम यहाँ तक हो चुका है। तो रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया। अब ट्रांजिटिव के बारे में सोचते हैं। तो ट्रांजिटिव के लिए हमको देखना पड़ेगा दो दो के पेयरिंग करके। तो सबसे पहले इसको मैं साइड में लिख रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए। ठीक है, एक सेकेंड, इसको थोड़ा ऊपर पहुंचा देता हूँ। ठीक है, ट्रांजिटिव के लिए सबसे पहले चेक करते हैं ए कोमा बी से। तो ए कोमा बी के साथ कौन कौन आएगा बोलो? बी कोमा सर सी। बी कोमा सी। बी बी कोमा सी। and D इनका कोमा ट्रांजिटिव क्या बनेगा? ए कोमा सी। क्या ए कोमा सी है इसके अंदर? नहीं सर। नो सर। तो देना पड़ेगा। और जैसे ही ए कोमा सी दिया तो इसके बाद क्या सी बोला? कोमा ए भी आएगा। हाँ, सी कोमा ए भी C, इसको देना पड़ेगा, क्योंकि इसका उल्टा भी चाहिए मुझे, है ना, क्योंकि मुझे सिमेट्रिक तो रखना ही है ना। अगर ए कोमा सी में ऐड करो तो इसका उल्टा हाथों हाथ ऐड कर दो। क्लियर हुआ? बोलो बच्चों। यस सर। ठीक है, यस यस चलो सर। ए कोमा बी का काम हो गया। अब बी कोमा सी से चेक करते हैं। अच्छा, ए कोमा बी के साथ और कोई भी आ सकता है क्या? आ सकता है ना। ट्रांजिशन, ट्रांजिशन के लिए ए कोमा बी के साथ और कौन कौन सा? बी कोमा बी। अब बी को देखो, बी कोमा बी से तो कोई चेक करने का मतलब नहीं, क्योंकि बी भी कर जाएगा वापस ए कोमा बी आ जाएगा। तो इनके साथ अगर नी भी चेक करोगे तो भी चलेगा। ठीक है, और कोई बच रहा है क्या? बी कोमा ए कोमा बी के साथ क्या चेक करना है? बी कोमा ए। तो इनका भी ट्रांजिशन क्या बनेगा? ए कोमा ए वो ऑलरेडी है, बस और कोई नहीं है ना। नो सर। ठीक है, तो मतलब इसका तो काम हो गया। चलो
ए कोमा बी का काम हो गया। अगला अगला चेक करते बी कोमा सी के लिए। तो बी कोमा सी के साथ किस किस को रखेंगे? C, D. सी कोमा डी। देखो आसान, इतना टफ नहीं है। आपके सामने मैंने कुछ नया किया क्या ये बताओ? आपको जो थ्योरी बताई थी वही मैं कर रहा हूँ कि कोई नया कुछ अलग से नया मेथड ला रहा हूँ? बताओ, कोई नया मेथड लाया क्या मैंने अब तक? नो सर, वो ज्यादा है ना, वो मतलब ट्रांजिटिव में ही थोड़ा प्रॉब्लम है। हाँ देखो, वो एकदम देखो, जेई अगर क्वेश्चन पूछ रहा तो वो एकदम यूं तो देगा नहीं कि थाली परोस के दे दी, हाँ बच्चों आंसर टिक। थोड़ी मेहनत तो करवाएगा ना, तो थोड़ी मेहनत तो करना ही पड़ेगी अपन को, तभी तो अपन तब तो अपन आगे निकलेंगे। तो देखो बी कोमा सी के साथ, अब देखो अगला मैंने किसके साथ चाहिए? बी कोमा सी। तो बी कोमा सी के साथ कौन कौन पेयर बनेगा? सी कोमा डी। इनका ट्रांजिशन कौन बनेगा? बी कॉमा डी। बी कोमा डी। क्या बी कोमा डी है? नहीं सर, तो ऐड करना तो पड़ेगा। उसको भी देना पड़ेगा। D, B भी ऐड कर लेंगे साथ हाँ, के साथ। हाथों हाथ डी कोमा बी भी ऐड कर लो। अच्छा, ये सब बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? यस सर। Anyone? Yes, sir. डाउट है पूछ लेना। अब बी कोमा सी के साथ और कौन ट्रांजिशन बना सकता है? सर C, A। हाँ, सी कोमा ए। तो सी इनका ट्रांजिशन बी आ जाएगा, बी ए ऑलरेडी है। और कहाँ पे सी आ रहा है? सी कोमा बी। बी कॉमा बी भी है। नहीं, बी कोमा सी के साथ कह रहा हूं मैं। नहीं सर, उसका ट्रांजिशन बी कॉमा बी आएगा ना, वो भी है उसमें। हाँ वो भी है। और कोई है क्या? सी कोमा ए ले लिया अपन ने, बस, तो इसका भी काम हो गया। अच्छा, इनको लेने की जरूरत है क्या? No, sir. No, sir. ठीक है, अब आ जाते हैं डायरेक्ट इस पे। बी कोमा, देखो ये भी अपन ने सीखते सीखते बना कि इनको लेने की जरूरत नहीं है। अब बी कोमा ए के साथ चेक करते हैं। तो बी कोमा ए के साथ किसका ट्रांजिशन चेक करें? ए कॉमा बी का। ए कोमा बी। A, C. एक ए कोमा बी और ए कोमा सी, और ए से स्टार्ट होने वाले और कोई है? नो सर, बस ए है। हाँ बस यही है। और ए के भी कर लो तो वो भी हो जाएगा। तो इन दोनों का ट्रांजिशन होगा बी बी, तो ऑलरेडी है। इनका ट्रांजिशन क्या आएगा? बी कोमा सी। सी बी है ना? बी कोमा सी, हाँ है। इनका ट्रांजिशन क्या आएगा? बी कोमा ए, तो बी कोमा ए भी है। हो गया काम, मतलब ये भी काम हो गया। सी कोमा बी चेक कर लें। यस सर। सर इसमें ना अभी A, D भी आएगा वैसे। हाँ तो करेंगे ना सारे, अपन छोड़ा का है क्वेश्चन। तो सी कोमा बी के साथ बताओ कौन कौन पेयरिंग बनेगा? बी से स्टार्ट होने वाले कौन कौन से हैं? बी सी और बी कोमा बी और बी कॉमा ए। बी कोमा ए। ठीक है, अब देखते हैं इनका ट्रांजिशन। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? सर B, D भी है। सी कोमा सी। एक मिनट रुको, इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? अच्छा, बी कोमा डी भी है, ठीक है। यस। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? सी कोमा बी। इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? सी कोमा ए। और इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? सी कोमा डी। ये चारों हैं। सी सी है, सी बी है, सी ए बी, सी ए बी है, क्या सी डी है? नो यस सर, सी डी है, सी डी है। सी डी भी तो है। यस सर है। चारों ही आ गए ना, मतलब इसके भी सारे पेयर बन गए। हेलो, आपको आ रहा है समझ में बच्चों? यस सर, आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट लास्ट चेक कर लेते हैं डीसी से। तो डी कोमा सी के साथ देखते हैं कौन कौन से। तो सी से स्टार्ट होने वाले सारे लिख लेते हैं। तो सी से स्टार्ट होने वाले स्टार्टिंग से देखते हैं। सी से स्टार्ट होने सी डी, सी सी, सी बी, और कोई है क्या? सी ए, बस यही है। अब इनका ट्रांजिशन क्या बनेगा? इन दोनों का ट्रांजिशन डी डी, इन दोनों का ट्रांजिशन इसका और इसका डीसी, डीसी, इसका और इसका ट्रांजिशन डीबी और फिर डीए और डीए। अब चेक कर लेते क्या डी डी है? हाँ है। डीसी है क्या? हाँ है। यस सर। डीबी है क्या? यस सर है। डीए है क्या? नो सर। नहीं सर, ऐड करना पड़ेगा। हाँ ये देखो लास्ट में आखिर ऐड करवा दिया उसने डीए। डीए के साथ उल्टा कौन हो जाएगा? ए कॉमा डी। ए कोमा डी। ठीक है, यहाँ तक कितने बन गए अपने पास? वन कितने ऐड किए अपन ने? 1 2 3 4, सॉरी कितने ऐड किए? अग्री इसके अलावा 1 13 हो 2 गए सर। 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ऐड किए। ठीक है, यस आगे समझ में? Yes, sir. ठीक है, तो देखो ये इस तरह से ही मैं थोड़ा सा ऑफ कोर्स लेंदी हो जेई का। देखो एक प्रॉब्लम आपको 3 से 4 मिनट भी ले गई तो उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 3 से 4 मिनट अगर आप देते भी हो, 5 मिनट भी अगर देते हो और क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, 4 नंबर दे रहा है, मतलब बहुत अच्छी बात है।
अच्छा, आपको पता है कि जैसे जेई में कितने क्वेश्चन आते हैं हर सब्जेक्ट में? यस सर, सर 30 क्वेश्चन आते हैं लेकिन 30 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने पर होते हैं। इसमें आते हैं 30 आते हैं, उसमें से कोई 25 हमको करने रहते हैं, मतलब 25। 20 ऑब्जेक्टिव 20 तो सारे करने रहते हैं, सब्जेक्ट जो Numerical में इंटीजर टाइप में से कोई 5 इंटीजर टाइप करने, मतलब बेसिकली आपको 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और 5 इंटीजर टाइप करने, राइट? तो अच्छा सर मुझे 5 कैसे? कैसे फिर 25 करने ना, टोटल टोटल अटेम्प्ट नहीं 20। 25 तो ऑब्जेक्टिव करने और बाकी बाकी 5 कौन से करने? नहीं नहीं, टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं, उन 30 में से ठीक आपको 25 अटेम्प्ट करने रहते हैं, ठीक है। ठीक है? उसमें से 20 ऑब्जेक्टिव तो करने ही है, उसमें कोई चॉइस नहीं आती है। और जो सब ओके, इंटीजर टाइप क्वेश्चन होते हैं 10 में से कोई 5 करने रहते हैं, ठीक है? लेंथ वाले। इंटीजर टाइप मतलब जिसमें ऑप्शन ना आते हो, जैसे ये क्वेश्चन था ना, ये इंटीजर टाइप क्वेश्चन था, इसका आंसर सर 13 इसमें आ रहा है, नंबर लिखने होते हैं। जिसमें नंबर लिखने रहते हैं, जिसमें आंसर आपको इंटीजर में देना रहता है, ठीक है? हेलो? ओके सर। हाँ, Yes, तो मैं, sir. अच्छा मैं ये बोल रहा था, अगर मान लो आपको 90 परसेंटाइल क्रॉस करना है, तो आपको मिनिमम मतलब आप कितने क्वेश्चन करो पर सब्जेक्ट ताकि 90 परसेंटाइल क्रॉस हो जाए मिनिमम? सर हर सब्जेक्ट में 90% आ रहे हैं ओवरऑल। ओवरऑल मतलब चलो हर में करना, मान लो अगर मैथ्स की बात करते सिंपल, अपन बाकी सब्जेक्ट छोड़ो, मैथ्स में सर अगर मैथ्स में तो आई मैथ्स थिंक जैसे मैं 40 अगर भी नंबर। बताऊं, अभी पास्ट 2-3 साल से मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल टफ ही आ रहा है, मतलब नॉट वेरी इजी, लेकिन हाँ मीडियम टफ ऐसा चल रहा है। तो आप कितने क्वेश्चन, आपके हिसाब से कितने क्वेश्चन आपको करने पड़ेंगे तब जाके आपका 90 परसेंटाइल क्रॉस होगा? सर 12 to 13 क्वेश्चन करेक्ट करने पड़ेंगे शायद। अच्छा, बाकी लोग? सर सर 20। 15 से अबव। अच्छा ठीक है, तो देखो यही होता है, अगर लेवल टफ, अगर टफ जो पेपर है वो मॉडरेट या फिर थोड़ा टफ लेवल का है, तो अगर आपने 10 क्वेश्चन से भी ज्यादा सही कर दिया, मतलब 10-11 क्वेश्चन भी सही कर दिए, मतलब आप 90 परसेंटाइल क्रॉस कर दोगे। 15 से ज्यादा सही कर दिया तो 95 क्रॉस कर दोगे, 95-97 पे पहुंच जाओगे, ठीक है? तो आप यहाँ पे देखोगे कि आपको सारे क्वेश्चन नहीं करने, मतलब बेसिकली उन 30 में से आप अगर मान लो 30% भी टारगेट कर रहे हो इजी मीडियम वाले लेवल के क्वेश्चन पे, तो आपका स्कोर बहुत अच्छा चल जाएगा। इसलिए हर क्वेश्चन का इंपॉर्टेंस बहुत है। तो अपन को चैप्टर कोशिश यही करना है कि चैप्टर को छोड़ के नहीं जाना, हर चैप्टर का बेसिक आना चाहिए। अगर जैसे यहाँ पे देखो रिलेशन फंक्शन से अगर बेसिक क्वेश्चन आ गया तो एक हो गया, ठीक है? डोमेन रेंज पे क्वेश्चन आए तो वो आपने वो कर लिया, ठीक है? फंक्शन से क्वेश्चन आए तो वो आपने अटेम्प्ट करके आ गए। जो भी चैप्टर आपने किया उसका अगर मान लो इजी लेवल का क्वेश्चन आ गया तो आपने अटेम्प्ट। तो यहाँ पे मेजर आपको जेई में यही ध्यान रखना है, सिलेक्टिव होना है कि कैसे भी करके मुझे अपने 10 से 12 क्वेश्चन सिलेक्ट कर लेना है हर सब्जेक्ट में। हर सब्जेक्ट में अगर मैंने 12 क्वेश्चन भी अगर अटेम्प्ट कर लिए, को मान लो इसमें से फिजिक्स अगर इजी आ गया बहुत ज्यादा तो उसमें मैंने 15 दे दिए, मैथ्स ज्यादा टफ है तो उसमें से 10 करके आ गया, केमिस्ट्री ठीक ठाक है तो उसमें से 12-13 क्वेश्चन कर लेता, आपका बहुत अच्छा स्कोर। ज्यादा डिमांड नहीं है, लेकिन बस ध्यान ये रखना है सिलेक्शन प्रॉपर करना और ज्यादा नेगेटिव तुक्के मार के नहीं आना। आपको लग रहा है 90 to 95% को जो लग रही है प्रिडिक्शन, तो भले आप टिक करके आ जाओ, लेकिन आप बहुत 50-50 हो कि हो सकता है नहीं भी हो सकता है, 50% से भी करो तो तुक्का मार के मत आना, क्योंकि नेगेटिव अगर आपका होगा तो फिर और डाउन हो जाएगा, ठीक है? तो इसलिए ज्यादा क्वेश्चन आपको वो सिलेक्शन करना है। तो ऐसे ऐसे चैप्टर से अगर मान लो ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको वहां पे प्रॉपरली इनको सॉल्व करके आना। तो इसलिए मैंने आपको बोला कि अगर किसी क्वेश्चन में 4 से 5 मिनट भी चल जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आपको पूरा पेपर सॉल्व नहीं करना है, ये हमेशा ध्यान रखना। आपको ऐसा नहीं कि आप 25 में से 25 सारे करके आ जाओगे, नहीं, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और मैं करा देता हूँ इसी 2023 का, फटाफट एक बार वो देख लो। ये समझ में आ गया सबको? यस सर। ठीक है, यस चलो एक और जेई 2023 इसी चैप्टर से कैसा क्वेश्चन आया था वो देख लेते हैं। जनवरी के दूसरे शिफ्ट में, मतलब ये वो 24 जनवरी को आया था, ये वाला आपका आया था 30 जनवरी वाला पेपर, ठीक है? नहीं, ये 31 जनवरी को आया था, सॉरी, चलो छोड़ो, जो भी जनवरी को आया। क्वेश्चन में लिख देता हूं, ध्यान से सुनना। बोला है कि a, b बिलोंग्स टू i, ठीक है? मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप अपने हिसाब से प्रेडिक्ट करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बोला गया था a, b बिलोंग्स टू i एंड r1 इज डिफाइंड एज अ रिलेशन r1, कोई रिलेशन है r1, वो डिफाइन किया गया है सच दैट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बिलोंग्स टू i, a square minus b square belongs to I, and relation R2 is defined as 2 plus a upon b, 2 plus a upon b is greater than 0, ठीक है? Where a, b belongs to I, a, I मतलब क्या मानोगे आप?
सर इंटीजर। हाँ आई मतलब इंटीजर ही मान लेना। तो R1 यहाँ पे डिफाइन किया गया कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बिलोंग्स टू I होना चाहिए। R2 इज डिफाइंड एज 2 प्लस a अपॉन b ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो आपको ये चेक करना है कि R1 और R2 ये सिमेट्रिक होंगे या नहीं होंगे। मतलब चलो मैं चारों ऑप्शन लिखता हूँ, तब तक आप चेक करो सिमेट्रिक के लिए। तब तक मैं चारों ऑप्शन लिख देता हूँ। सिमेट्रिक के लिए चेक करो R1 और R2 को। आंसर अभी कोई मत देना, चारों ऑप्शन में दे रहा हूँ, तब तक आप इस क्वेश्चन को ट्राई करो। सिमेट्रिक के लिए आपको चेक करो पहले। सिंगल करेक्ट क्वेश्चन है। ABCD में से कौन सा आंसर आएगा ये आपको प्रिडिक्ट करके सोच के बताना है। करो। अच्छा सबको एक ग्रीन कलर दिखता तो है ना, ये मतलब ब्लैक पे? यस यस सर। ठीक है ठीक है, आराम से बच्चों ट्राई करो, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। देखते हैं इसमें क्या दिमाग लगवा रहे हैं लोग। सर ये मल्टी करेक्ट है। ना ना सिंगल करेक्ट। जेई मेंस का क्वेश्चन है। एडवांस तो अब होगा, आपको पता है एडवांस कब है? जून में होता है ना सर शायद। हाँ 4 जून को एडवांस पेपर। तो जो आपके पिछले साल के बच्चे थे, जो लास्ट ईयर के आपके, हो सकता है कोई ब्रदर सिस्टर हो, तो उनका भी जेई एडवांस का बैच 19 से स्टार्ट हो जाएगा। सर डन। डन ओके, बाकी लोग भी ट्राई कर लो। सर डन, चैट में लिख दिया आंसर। लिख दिया ओके, देखते हैं। बड़ा था, आप जेई के क्वेश्चन धड़ धड़ निपटा रहे हो, फिर तो आप तो मतलब सीख गए चैप्टर। सर थ्योरी क्लियर होगी तो धर धर ही निपटाएंगे ना। मतलब पढ़ाया ठीक है मैंने, मतलब थोड़ा बहुत? यस यस सर। ठीक है। हम कोशिश करेंगे कि 12th को जल्द से जल्द अच्छे से फिनिश करके फिर आपको मैं 11th का भी पढ़ा दूंगा। ठीक है, ट्राई करूंगा अपनी तरफ से पूरा कि मैक्सिमम 11th के भी हम, खैर मैं लूंगा 11th के मेजर मेजर टॉपिक। खासकर मुझे पीएनसी, प्रोबेबिलिटी, बाइनोमियल, क्वाड्रेटिक कॉम्प्लेक्स, इनको तो अच्छे से डिटेल में आपको पढ़ाना है मुझे। सर ट्रिग्नोमेट्रिक भी करवा देना। ट्रिग्नोमेट्री ओके बच्चों, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री से ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, बस इसका यूज बाकी जगह होता है। इंडायरेक्ट क्वेश्चन पूछने का डिफरेंशिएशन में यूज होता है ना बहुत। हाँ हाँ, कैलकुलस में तो पूरा ट्रिग्नोमेट्री है। अच्छा कोई ऐसा पापी इंसान हो जिसने अभी तक ट्रिग्नोमेट्री की फॉर्मूले याद नहीं किए हो, तो वो कैलकुलस चालू होने से पहले याद कर लेना, नहीं तो मैं क्लास में ही नहीं बैठने दूंगा उसको। ठीक है सर याद है। हाँ, जो कोई भी ऐसा हो जिसने गलती से भूल गया हो, तो वो याद कर लेना, रट लेना, अपने रूम में चिपका लेना सारे ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले। स्कूल में अभी डिफरेंशिएशन करवा रही है मैम, तो मैम ने भी सारे याद करने दोबारा कहे थे। हाँ क्योंकि अल्टीमेटली जैसे डिफरेंशिएशन में तो भी काम चल जाएगा, इंटीग्रेशन में तो आप क्लास में बैठ ही नहीं सकते बिना ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले के, रोना आ जाएगा आपको। ठीक है चलो। क्यों सर, ऐसा क्यों हुआ वैसे? क्वेश्चन ही नहीं हिलेंगे ना आपको, फिर वहां पे बोलेंगे, सर बोलेंगे अच्छा साइन सी प्लस साइन डी का यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई कर दो, कॉस ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला अप्लाई कर देना, आंसर आ जाएगा। पता चल रहा है आपको तो याद ही नहीं है,
और आप प्रिडिक्ट ही नहीं कर पाओगे। डिफरेंशिएशन में काम चल जाता है, लेकिन इंटीग्रेशन में आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूला अप्लाई करने पड़ते हैं। वहां पे सब्स्टिट्यूशन की मेथड अप्लाई होती है, तो वहां पे ट्रिग्नोमेट्री का सोचना पड़ता है भाई इसमें कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा, ठीक है, क्योंकि सॉरी ठीक है, डिफरेंशिएशन तो भी आसान, उसमें u इंटू वी रूल लग जाता है, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है कि लेवल ऑफ क्वेश्चन अच्छा आता है, तो उसमें जब ट्रिग्नोमेट्री का यूज होता है ना, तो उसमें फिर ट्रिग्नोमेट्री आनी चाहिए, इसलिए। और सर इंटीग्रेशन में फॉर्मूले भी ज्यादा डिफरेंशिएशन से। हाँ, फॉर्मूले भी ज्यादा है और क्वेश्चन का लेवल भी टफ होता है। डिफरेंशिएशन तो बहुत आसान होता है, लेकिन इंटीग्रेशन मतलब आप मानो बहुत अच्छा होता है। फिर मैं सर, आपको अच्छे से करा दूंगा, डोंट वरी। सर ये क्वेश्चन हो गया। हो गया, चलो पढ़ लेते कितना हैं। टाइम लेगा सर हमारा वैसे? क्या हुआ? कैलकुलस ओवरऑल कितना टाइम लेगा हमारा? ऐसे प्रेडिक्ट नहीं करेंगे, देखते हैं जितना भी टाइम लेगा। आपका सिलेबस टाइम की हो जाएगा। इस बार तो अपन ने बहुत जल्दी स्टार्ट कर दिया, तो हर चीज बहुत अच्छे से निपटेगी, डोंट वरी। चलो करें इस क्वेश्चन को सॉल्व। यस सर। यस सर। यस चलो, सर। सबसे पहले R1 के लिए चेक कर लेते हैं सिमेट्री को। यहाँ पे ऑप्शन में लास्ट में एक ट्रांजिटिव भी दिया है, तो उसको मैं मतलब में भी चेक करके, हो सकता है मैं तीन ऑप्शन, शुरू के तीन ऑप्शन में कोई आ जाए, तो फिर ट्रांजिशन चेक करने के लिए कोई जरूरी नहीं है। तो हम पहले सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। तो सिमेट्रिक कैसे चेक करते थे कि अगर a, b आ रहा है तो b, a को भी आना पड़ेगा, ये सिमेट्री का रूल होता था। तो R1 के लिए सबसे पहले हम प्रेडिक्ट कर लेते हैं। तो R1 में मैंने क्या अज्यूम किया कि a, b बिलोंग्स टू R1, तो लेट अस चेक b, a आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मतलब गिवन कंडीशन कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर एक इंटीजर है, एक क्या है, इंटीजर। तो b, a का मतलब क्या हो जाएगा कि क्या b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर भी इंटीजर होगा ऑलवेज? यस सर। होगा। अगर मान लो ऊपर वाले में वैल्यू 5 आ रही होगी तो नीचे वैल्यू -5 हो जाएगी, लेकिन वो इंटीजर तो हो गई। यस मतलब ये R1 तो सिमेट्रिक हो गया, समझ में आ गया? यस सर। ठीक है, तो R1 तो इन तीनों ऑप्शन में R1 सिमेट्रिक दिया हुआ अभी तक। सर इसको ऐसे भी नहीं। लिख सकते हैं ना कि जैसे माइनस कॉमन ले लिया तो फिर हाँ वही एक- हाँ, एक ही बात है कि माइनस अगर कॉमन ले लोगे तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर आ जाएगा, और ये अगर इंटीजर है तो माइनस टाइम्स भी क्या होगा, इंटीजर ही होगा। क्लियर है? यस ओके ठीक है। खैर अपन को वहां पे थ्योरी तो लिखनी है, अपन को समझ में आ जाना चाहिए। बाकी आपको बोर्ड्स में अच्छे से लिख के आना, माइनस माइनस कॉमन लेके बढ़िया से अच्छे से सजा के लिखना। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अब R2 के लिए चेक कर लेते हैं। जो R2 भैया क्या बोल रहे हैं कि 2 + a / b इज ग्रेटर देन 0। मतलब a, b अगर आ रहा है, R2 के लिए चेक करते हैं। a, b एग्जिस्ट इन R1, a, b अगर R1 में आ रहा है, सॉरी a, b R2 में आ रहा है, मतलब 2 + a/b की वैल्यू जो है वो ग्रेटर देन 0 है। 2 + a/b की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन 0। मतलब यहां से क्या आ जाएगा रिलेशन, a/b क्या होगा, ग्रेटर देन -2। -2। a/b क्या होगा, ग्रेटर देन -2। ठीक है, यहां तक तो आ गए। अब मुझे क्या चेक करना है, b, a होगा कि नहीं होगा, ये चेक करना है b, a के बारे में। तो मुझे किसकी वैल्यू निकालनी पड़ेगी, 2 + b/a की वैल्यू। अब मुझे ये प्रिडिक्ट करना है कि ये जो वैल्यू है 2 + b/a, क्या ये ऑलवेज पॉजिटिव होगी या नहीं होगी, ये चेक करना है। अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगी, है ना, ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब ये क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक। और मान लो पॉसिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। अब बताओ क्या करें, बताओ, आप लोगों ने किया ना? सर a/b की जैसे है ना, तो उसका रेसिप्रोकल कर देंगे तो जो वैल्यू होगी। अच्छा, इनइक्वालिटी में डायरेक्ट रेसिप्रोकल कर सकते हैं क्या? मतलब इनइक्वालिटी का साइन क्या रहता है, सेम रहता है कि चेंज हो जाता है? रेसिप्रोकल करने, अच्छा इनइक्वालिटी के बारे में थोड़ा बहुत पता है आपको? ये सब इनइक्वालिटी होती है, दोनों तरफ ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। रेसिप्रोकल हो यस जाता सर। है, सर रेसिप्रोकल करने से साइन भी चेंज हो जाता है। हाँ, रेसिप्रोकल करने से साइन चेंज हो जाता है, ध्यान रखो। जैसे इसका एग्जांपल अगर आपको समझना, फटाफट में बता देता हूँ आपको, ध्यान से देखो। जैसे मान लो कोई जैसे 2 और 3 होता है तो 1/2 और 1/2। हाँ वही देखो, 2 इज चलो 2 और 1 ले लो, 2 इज ग्रेटर देन 1, इनका रेसिप्रोकल क्या होगा, ये 1/2 और 1। तो ये क्या हो जाएगा उल्टा। कोई दूसरा भी लेना तो 5 इज ग्रेटर देन 2, इनका रेसिप्रोकल 1/5। अच्छा, अगर मान लो नेगेटिव नंबर आ जाए एक, सर भी चेंज हो जाता है। ठीक है, देख लेते हैं चेक करके। 2 इज ग्रेटर देन -1, अब इनका रेसिप्रोकल लोगे तो बताओ क्या होगा। सर साइन चेंज नहीं होगा, 1/2 स्टिल ग्रेटर देन -1। तो फिर ये तो गड़बड़ हो गई। सर मल्टीप्लाई करने पे वो हो जाता है नेगेटिव से, हाँ, या डिवाइड करने पे। नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने पे आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, नो डाउट। माइनस से मल्टीप्लाई करने पे इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, लेकिन
यहाँ पे अगर माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा, ये पॉजिटिव हो जाएगा, फिर भी आपको देखना पड़ेगा, है ना। तो मतलब हम जो मैग्नीट्यूड है ना उस पर डिपेंड करेगा। हाँ, इसमें क्या होगा, इसमें लॉजिक क्या लगा ये बताओ। जब एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर नेगेटिव होगा तब रेसिप्रोकल लेने पे क्या हमेशा साइन सेम रहेगा? सर मैं भी शायद इसमें ये लॉजिक लगाया कि जो लीनियर इक्वालिटी का साइन था वो रेसिप्रोकल करने पे तो चेंज हो गया, लेकिन नेगेटिव नंबर नीचे होने की वजह से वो फिर से चेंज हो गया, तो वापस वही आ गया। हाँ देखो यहाँ पे ये लॉजिक लगाना नहीं, ये लॉजिक नहीं मतलब यहाँ पे अगर मान लो डायरेक्ट करना हो, अगर इस साइड नेगेटिव नंबर है इस साइड पॉजिटिव नंबर है तो वो कितना ही छोटा हो या कितना ही बड़ा हो, इनइक्वालिटी का साइन कभी भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि नेगेटिव नंबर का रेसिप्रोकल लेने पे आंसर तो नेगेटिव ही रहेगा ना। और ये इसका आंसर ऑलवेज क्या रहेगा, पॉजिटिव। पॉजिटिव नंबर तो हमेशा नेगेटिव से क्या होंगे, ज्यादा ही होंगे, यस। ठीक है। अगर दोनों तरफ पॉजिटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, ग्रेटर चेंज हो जाएगा लेस देन में। अगर दोनों तरफ नंबर पॉजिटिव है और आप रेसिप्रोकल ले रहे हो, अगर आप क्या ले रहे हो रेसिप्रोकल, तो इनइक्वालिटी का ग्रेटर हो जाएगा लेस में कन्वर्ट, लेस कन्वर्ट हो जाएगा ग्रेटर में। क्या ये समझ में आता है? यस यस सर। यस सर। एक नंबर पॉजिटिव एक नंबर अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव वाला नंबर ही हमेशा बड़ा होगा, चाहे रेसिप्रोकल लो या ना लो। क्लियर है? मतलब रेसिप्रोकल लेने के बाद भी पॉजिटिव नंबर हमेशा क्या होगा, बड़ा ही होगा, ठीक है। ठीक है चलो अब इधर आ जाते हैं। अब यहाँ पे a अपॉन बी ग्रेटर देन -2 दिया हुआ है, तो क्या ये ऑलवेज, अब इसमें आप चाहो तो ना कोई भी एक नंबर लेके, अगर देखो मुझे सिर्फ यही पता करना है कि क्या कोई ऐसी वैल्यू है जहाँ पे ये एप्लीकेबल नहीं हो रहा है, तो अगर एक भी जगह एप्लीकेबल नहीं होगा तो ट्रांजिटिव नहीं होगा। क्लियर है? सर -5 और 2 ले लेते हैं। या फिर सर 0,1 तो 1,0 नहीं बिलोंग करेगा ना। अगर a को 0 ले लोगे b को 1 ले लोगे यस सर। तो a को 0 नहीं ले सकते, फिर इसका रेसिप्रोकल पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। सर -5 और 2 ले लेते हैं ना, -5/2 से माइनस करेंगे तो नेगेटिव आ जाएगा, और -2/5 से माइनस करेंगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर इसको अगर -5/2 ले लोगे तो दोनों का एडिशन ग्रेटर देन 0 थोड़ी होगा। नहीं सर, -5/2 से वो नेगेटिव आ जाएगा, लेकिन उसका जो वो होगा सिमेट्रिक वाला जो रिलेशन होगा उससे ग्रेटर देन 0 आ जाएगा, तो ये पॉसिबल नहीं होगा। अच्छा उल्टा कह रहे हो आप, 2/5 मतलब a को 2 b को 5, इसको अगर -2/5 ले लें यस सर। तो ये वैल्यू तो पॉजिटिव रहेगी, लेकिन इसका रेसिप्रोकल 5/2 लेंगे, इसका रेसिप्रोकल कितना हो जाएगा 5/2, तो वो तो -2 से ज्यादा होगा तो वो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, ऐसे बहुत सारे एग्जांपल है। तो वैसे ना जो रैशनल टाइप होते हैं ना उनमें 0 से कंपेयर करना इजी रहता है, फिर डायरेक्ट आ जाते हैं। और यहाँ रेसिप्रोकल ले रहे हैं ना बेटा, इसलिए फिर b a फिर 0 फिर वो अनडिफाइंड हो जाएगा, दिक्कत ही आ जाएगी, समझ में आ रहा है? तो फिर सर वो नहीं बिलोंग करेगा ना, तो ये मतलब सिमेट्रिक नहीं हुआ। यहाँ पे आप वैल्यू नहीं रख सकते a को 0, फिर आप चेक ही नहीं कर पाओगे कभी, a को 0 रख ही नहीं सकते आप, क्योंकि a को अगर आपने 0 रखा फिर b अपॉन 1 में आप कैसे रखोगे, कैसे चेक करोगे? समझ में आ रहा है? इससे अच्छा ऐसे एग्जांपल वही लो जहां पे वो फंक्शन डिफाइंड हो, वहां पे वो क्या हो, डिफाइंड हो, क्योंकि ऐसे बहुत सारे आपको केस मिल जाएंगे, जरूरी नहीं आपको 0 से करना हो। जैसे दूसरे केस में भी इंटीजर लो जहाँ पे दोनों जगह डिफाइन हो, कोई दिक्कत नहीं आ रहा तो फिर उसमें दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, आ रहा है समझ में? यस। तो यहाँ पे आप क्लियरली देखोगे कि आपने जैसे यहाँ पे देख लिया कि भाई -2/5 ले लिया, a को -2 b को 5 ले लिया, तो यहाँ पे तो पॉजिटिव है, लेकिन उसका उल्टा -5/2 2.5 हो जाएगा नेगेटिव में, तो वो क्या हो जाएगा। जैसे और भी एग्जांपल आप चाहो तो और भी कुछ ले सकते हो। क्लियर है? यस सर। आ रहा है समझ में सबको? तो ये होगा क्या, सिमेट्रिक? नो सर। नो सर। नॉट सिमेट्रिक। नहीं सर। तो आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया होगा सबको, क्लियर हुआ सब में सबको? हाँ बोलो बेटा बोलो। सर जैसे कि ये ऐसे वाले जो क्वेश्चन होते हैं उसमें बोलते हैं a² - b² बिलोंग्स टू रैशनल नंबर बिलोंग्स टू इंटीजर, हाँ, इनका सर कुछ होता है मतलब पर्टिकुलर मेथड होता है सॉल्व करने का कुछ? यही मेथड होता है बच्चों कि भाई आप प्रिडिक्ट करो, जैसे डिफरेंस अगर इंटीजर आ रहा है तो माइनस से मल्टीप्लाई करने पे भी इंटीजर ही आएगा, ऐसे ऐसे लॉजिकल ही इसको देखना पड़ता है। जैसे जो बचपन में आप चीजें सीखते थे ना, 2 नंबर का रैशनल, तो वही सब यहाँ पे यूज हो रही है। जैसे आज का जो क्वेश्चन किया तो वो तो इससे भी टफ था, अपन वो जो किया था मैंने आपको कराया, याद है? यस सर, वो रैशनल नंबर रैशनल तो वो उसका लेवल तो इससे भी टफ था, ये वाला जेईई में 2020 में जो आया था, तो इसमें तो रैशनल इरेशनल में आपको प्रिडिक्ट करना था।
ठीक है, यहाँ पे तो मैंने खैर आपको अलग कॉन्सेप्ट लेके समझा दिया था, और यहाँ पे तो हमको सिंपल इंटीजर का, तो इंटीजर को लेके और हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, राइट। से ना मतलब जब कोई आता है तो उसको देखने के बाद जब एनालाइज करते हैं तो पता चल जाता है कि हो पाएगा कि हाँ। नहीं हो पाएगा। बिल्कुल। और देखो एक चीज और होती है बच्चों, ज्यादातर केस में जो जेई में बच्चे प्रॉब्लम करते, क्वेश्चन को देख के प्रिडिक्ट कर लेता है, ये तो अजीब सा दिख रहा, पता होगा कि नहीं होगा। तो क्वेश्चन को देख के कभी भी जज मत करना कि होगा कि नहीं होगा, हमेशा उसको पूरा पढ़ो, गिवन कंडीशन देखो ध्यान से, अटेम्प्ट करो और फिर जज करो कि आपसे होगा कि नहीं होगा। क्वेश्चन की शक्ल देख के मत छोड़ देना, क्या गंदा गंदा दिख रहा है इसको छोड़ दो ना, ये काम कभी मत करना, ठीक है। कभी कभी कोई क्वेश्चन एकदम अजीब से दिखते हैं लेकिन होता है उनमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान होते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे भी आप देखोगे ना, मुझे सिंपल क्या पता करना था भाई, सिमेट्रिक ऑलवेज ट्रू होगा कि नहीं होगा, तो आपने कोई भी एक वैल्यू रख के देख लो, वैल्यू रख के देख लो, ठीक है। जैसे एक जगह ट्रू कर रहा है, दूसरी जगह ट्रू नहीं कर रहा है, तो डायरेक्ट कर देना, ठीक, क्योंकि मेरा आंसर हर वैल्यू के लिए ट्रू होना चाहिए। अगर किसी एक वैल्यू के लिए भी ट्रू अगर नहीं हो रहा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा, नॉट सिमेट्रिक। क्या समझ में आया, क्या पढ़ाया मैंने? यस और किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछो। सर, असाइनमेंट कब भेज दोगे आप? असाइनमेंट, हाँ असाइनमेंट इसका भेज देता हूँ अभी आज, ठीक है। सर असाइनमेंट का लेवल वही सेट्स वाला ही रहेगा, उससे आगे होगा? नहीं, रिलेशन पे भेजूंगा ना, सेट्स का तो हो गया था अपना। नहीं सर, लेवल पे रहा हूँ। लेवल लेवल देखता हूँ मेरे को कौन सा मिलता है, मैं देखता हूँ कौन सा अच्छा, जो भी अच्छा बेस्ट मिलेगा वो आपको भेज दूंगा, ठीक है। अच्छा लेवल ही रखूंगा, ठीक है, ओके। एनीवन एल्स, और किसी को कुछ पूछना है, डाउट है तो खुद पूछ लो। और कोई डाउट, दिक्कत, दर्द? एक बार वाला समझा दो, कौन सा वाला? वो रिलेशन वाला जो आपने आज करा था। मतलब कौन सा क्वेश्चन? रिलेशन पे सारे क्वेश्चन? R1 R2 वाला जो आपने a² + b²। अच्छा वो वाला, ठीक है, चलो ओके। बाकी अगर किसी को डाउट नहीं है तो वो चाहे तो लीव कर सकता है, और जिसको डाउट है वो रुक सकता है, ठीक है। बाकी जिसको डाउट नहीं है ही कैन लीव। देखो यहाँ पे मैंने कहाँ पढ़ता है, तो उसको यहीं पे लिया था शायद। ओके सर, बाय 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 एवरीवन, गुड नाइट, बाय बाय, थैंक यू सर, गुड नाइट। गुड नाइट, गुड नाइट। एक मिनट, हाँ चलो। तो आपको क्वेश्चन पता क्या था, ये वाला क्वेश्चन? ये सही वाला। हाँ यही वाला। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला था कि एक R1 हमको दिया हुआ है कि a² + b² क्या आना चाहिए, रैशनल, और R2 हमको दिया हुआ है कि a² + b² क्या आना चाहिए, इररेशनल। और चेक करना था ट्रांजिटिव के लिए, क्या चेक करना था, ट्रांजिटिव। तो ट्रांजिटिव में हम क्या बोलते हैं कि अगर a, b और b, c अगर आ रहा है तो हमको चेक करना है a, c आएगा कि नहीं आएगा, a, c आएगा कि नहीं आएगा, ये चेक करना था, ठीक है। चलो सॉरी एक सेकंड। तो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये पता है ना ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है? ट्रांजिटिव का मतलब पता है आपको कि नहीं पता? मतलब एक सेट में बिलोंग कर रहे दोनों, तो हाँ, दूसरे में। हाँ, ट्रांजिटिव का मतलब क्या होता है कि अगर गिवन कंडीशन है a, b और b, c अगर हो रहा है तो a, c के लिए चेक करना है। मतलब मैंने क्या बोला कि a² + b² रेशनल है, b² + c² भी रेशनल है, तो आपको क्या चेक करना है कि a² + c², a, c मतलब a² + c² रेशनल होगा या नहीं होगा। अगर ये भी रेशनल हो गया तो ट्रांजिटिव होगा, अगर ये रेशनल नहीं हुआ तो ट्रांजिटिव नहीं होगा, ठीक है। मुझे इसके बारे में चेक करना है कि a² + c² कैसा होगा। तो यहाँ पे मैंने बेसिक लॉजिक क्या लगाया कि यहाँ पे बेसिकली दो नंबर ही है, दो नंबर का एडिशन। तो दो नंबर जैसे x, y, x और y लेते, दो नंबर का एडिशन अगर रेशनल आ रहा है, क्या आ रहा है, रेशनल, तो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है कि या तो दोनों रेशनल नंबर हो तो भी एडिशन रेशनल आएगा, या फिर दोनों अगर रेशनल हुए, जैसे यहाँ पे चलो ABCD ही ले लेता हूँ ताकि आपको और क्लियरिटी रहेगी। जैसे मान लो अभी a² b² मानो या ABCD मानो, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बात एक ही है, एडिशन कर रहा है अल्टीमेटली। तो मान लो ABCD ले रहा हूँ, तो a + b अगर मान लो रेशनल आ रहा है और b + c भी अगर रेशनल आ रहा है, तो यहाँ से एक पॉसिबिलिटी क्या होगी कि a, b, c तीनों के तीनों क्या हो जाए, रेशनल हो जाए, तीनों के तीनों क्या हो जाए, रेशनल, तब ये ट्रू हो जाएगा। तो उस केस में तो a + c भी क्या आ जाएगा, रेशनल आ जाएगा, तब तो ट्रू है, तब तो क्या है, ट्रू। आ रहा समझ में, बोलो? सर ठीक है, तब तो ट्रू है। लेकिन एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है, क्या? अब दूसरा केस देख रहा हूं मैं, क्या कि अगर मान लो a + b रेशनल है, a + b क्या है, रेशनल, तो रेशनल बनाने का एक तरीका और भी है। कौन सा तरीका? कि जब दोनों नंबर इरेशनल हो और जो इरेशनल पार्ट हो उनका बस साइन चेंज हो। जैसे एक को मैं मान लेता हूं
कोई एग्जांपल मान लेता हूँ 5 प्लस रूट 3, ए को क्या अज्यूम कर लिया 5 प्लस रूट 3, तो बी को क्या अज्यूम करना पड़ेगा, बी में कांस्टेंट टर्म कुछ भी हो लेकिन इरेशनल टर्म क्या होना पड़ेगा, माइनस रूट 3, तभी जाके रेशनल आएगा, ओके है ना। देखो दोनों का एडिशन मुझे रेशनल बनाना है, तो या तो दोनों रेशनल हो और दोनों अगर इरेशनल हो तो एक नंबर मान लो 5 प्लस रूट 3, तो दूसरा वाला कैसा हो सकता है 8 प्लस रूट 3 या फिर कुछ भी मान लो, और 12 माइनस रूट 3 कुछ भी मान सकते हैं, 7 माइनस रूट 3 मान लिया। चलो बस उसमें एक चीज क्या होगी, जो नंबर इधर इरेशनल वाला रूट 3, अगर इधर रूट 3 तो इधर माइनस रूट 3 होगा, इधर अगर रूट 5 है तो इधर माइनस रूट 5 होगा। क्लियर है, आया समझ में? हेलो, ठीक है। तो देखो एक कंडीशन मतलब a प्लस बी रैशनल, ये गिवन कंडीशन थी। दूसरी कंडीशन और कौन सी गिवन है आपके पास कि b प्लस सी भी रैशनल है, b प्लस सी भी क्या है, रैशनल। तो यहाँ पे भी मैं ऐसे ही अज्यूम कर लेता हूँ, तो b को मैंने क्या अज्यूम किया था, c माइनस रूट 3, c माइनस 7 माइनस रूट 3, तो c को क्या अज्यूम करना पड़ेगा, इधर अगर माइनस रूट 3, इसका आंसर अगर मुझे रैशनल चाहिए तो c में कैसा आना चाहिए, प्लस रूट 3 आना चाहिए, तभी जाके तो रूट 3 और माइनस रूट 3 कटेगा और आंसर रेशनल आएगा। अदरवाइज इसकी जगह मैं कुछ और ले लूंगा तो आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल आ जाएगा ना। इसकी जगह अगर कुछ और ले लिया तो आंसर क्या आ जाएगा, इरेशनल। आ रहा है समझ में? हेलो, यस सर। थोड़ा सा लॉजिक आप घर पे एक बार वापस ट्राई करना। बेसिकली यहाँ पे मुझे रेशनल बनाना, तो रेशनल बनाने के लिए अगर मान लो मैं इरेशनल नंबर ले रहा हूँ तो दोनों जो इरेशनल पार्ट है उसका साइन अपोजिट होना चाहिए, ये सिंपल है। अब यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे ए वाला पार्ट और सी वाला पार्ट, तो ए और सी में जो इरेशनल टर्म है, इधर भी प्लस रूट 3 और इधर भी प्लस रूट 3 है, तो दोनों का अगर जो मैं ऐड करूंगा तो दोनों को ऐड करने पे आंसर हमेशा कैसा आएगा, इरेशनल ही आएगा, रैशनल नहीं आएगा। इस केस में ऐसे जब भी केस होंगे जहां पे ऐसा होगा तो ए प्लस सी का आंसर क्या आएगा, इरेशनल आएगा, मतलब ये ट्रांजिटिव नहीं होगा। आया समझ में? सर ठीक है, तो देखो एक बार वो घर पे ट्राई करना। नो डाउट क्वेश्चन का लेवल अच्छा था, टफ था, लेकिन हो सकता है आपको क्लास में समझ में ना हो, लेकिन आप घर जाके थोड़े टाइम बाद वापस इसको अटेम्प्ट करोगे ना, खुद से अटेम्प्ट करना, खुद का दिमाग थोड़ा लगाना कि वैल्यू रख रख के देखना, तो लॉजिक समझ में आएगा। इनकेस अगर फिर भी समझ में नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, मैं नेक्स्ट क्लास में फिर समझा दूंगा, मुझे वापस बता देना, ठीक है? सर जो लास्ट क्वेश्चन था हाँ हाँ, लास्ट क्वेश्चन बताओ। उसमें जो R2 था उसको विदाउट एग्जाम्पल प्रिडिक्ट नहीं कर सकते? विदाउट एग्जांपल फिर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा, कहीं ना कहीं वैल्यू रख रख के देखोगे तो ज्यादा जल्दी पता चलता है, क्योंकि मुझे सिर्फ एक ही केस निकालना है, मुझे इसको प्रूव नहीं करना था, मुझे सिर्फ चेक करना था। जब भी प्रूव करना हो ना तो अपन को भी जनरलाइज करना पड़ता है। जब भी प्रूव करना हो कि सिमेट्रिक के लिए कि हाँ मुझे इसको सिमेट्रिक चेक करना, तो फिर मुझे जनरलाइज चेक करना कि भी सब जगह ट्रू है कि नहीं। लेकिन अगर किसी एक केस में भी एप्लीकेबल नहीं है तो सिमेट्रिक क्या होगा, नहीं होगा। तो मैंने एक सिंपल कोई भी एक केस ले लिया, उससे क्वेश्चन मेरा क्या हो गया, जल्दी सॉल्व हो गया। आ रहा समझ में? अगर एक केस में भी नॉट सिमेट्रिक होगा तो ओवरऑल आंसर क्या आएगा, नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ओके सर। यहाँ पे मैंने क्या लिया, 2.5 का लॉजिक लगा दिया कि 2 में अगर माइनस 2.5 ऐड होगा, 2 में अगर माइनस 2.5 अगर ऐड होगा तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आ जाएगा। इसलिए इधर अगर माइनस 2.5 है तो इधर उसका उल्टा क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है। ठीक है, इन दोनों का एडिशन। क्लियर है? यस सर। हाँ, और किसी को कोई दिक्कत? नो। ठीक है, ओके। अच्छा, आपकी बाकी क्लासेस कैसे चल रही है बच्चों, ये बताओ मुझे, केमिस्ट्री और फिजिक्स? सर सही चल रही हैं। आ रहा है समझ में? यस सर। ओके। अच्छा, आपने तो उन्हीं टीचर से पढ़ा होगा ना पिछले साल भी? यस सर। ओके, मतलब सिर्फ मैथ्स चेंज हुआ आपको, बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री सेम ही। ठीक है, ठीक है। इनकेस फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है आप बताना मुझे, ठीक है? मैथ्स में भी अगर कोई दिक्कत आती है, कुछ आपको प्रॉब्लम आ रही है तो फिर भी बताना, ठीक है? चलिए, ओके ओके सर, ओके बाय। एवरीवन, बाय, थैंक यू, गुड नाइट, टेक केयर।